Hello dear students, welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English। दोस्तों आज वाली क्लास में मैं आपके लिए एक अमेरिकन लिटरेचर की पोयम लेकर आया हूं जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। इट्स वेरी फेमस पोयम रिटन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमन। वॉल्ट विटमन अमेरिकन लिटरेचर के बहुत बड़े पोएट हैं। आप ये कह सकते हैं कि शायद वहां के सबसे बड़े पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट, एमिली डिकन्सन और विटमन, इन तीनों में जो अपने कोर्स में भी दिए भी हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में, अगर इसमें आप बात करें तो सबसे बड़े पोएट जो हैं वॉल्ट विटमन हैं। इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, इन्हें बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है ना। और ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत अलग अंदाज में लिखने वाले पोएट रहे हैं और ये ऐसा मानते हैं कि हमें यूरोपियन जो लिटरेचर है उससे अलग लिखना चाहिए। ये बिलोंग करते हैं, अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मॉडर्न एज से, थोड़ा इनका लिखने का स्टाइल, हालांकि ये अमेरिकन लिटरेचर के हैं तो वहाँ पर ये एज नहीं है मॉडर्न एज और मतलब अपने यहाँ के हिसाब से हम डिवाइड करें कि विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज। अगर हम बात करें वॉल्ट विटमन साहब की, जो आप देख रहे होंगे ये वॉल्ट विटमन है और इनकी पोयम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, जो हम पढ़ने वाले हैं। अमेरिकन लिटरेचर की पोयम है। थोड़ा बहुत आपको मैं वॉल्ट विटमन के बारे में बता देता हूं दोस्तों। देखिए, जो वॉल्ट विटमन है, वॉल्ट विटमन, ही वॉज बोर्न इन 1819। थोड़ा डेट वाइज भी अगर देखें तो हम देख सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट एक चीज सीखने की है। 31 मई या 31 मई, इनको ये ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे ना लिख करके, जो अमेरिकन स्टाइल है वो पहले मंथ लिखते हैं और फिर वो डेट लिखते हैं। और 1819 कोई पैदा हुए। जब आपने लेटर पढ़ा होगा, मैंने लेटर पढ़ाया था क्लास में, जब पिछला जो सिलेबस था, आप देखना यूट्यूब पे क्लास भी डाल रखी है लेटर की, लेटर राइटिंग कैसे करते हैं। उसमें डेट्स लिखने के दो तरीके होते हैं, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश। तो अमेरिकन तरीका क्या है कि ये पहले मंथ लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं। इस तारीख को ये पैदा हुए और मार्च 26 1892 को इनकी डेथ हुई। अमेरिकन पोएट है, ध्यान रखना, अमेरिकन पोएट है। अब जो हम पोएट्री पढ़ रहे हैं वो अमेरिकन है, हमने ब्रिटिश पढ़ ली हैं, अमेरिकन पे हम लोग आए हैं। इसमें वॉल्ट विटमन पढ़ेंगे, इसके बाद रॉबर्ट फ्रोस्ट को पढ़ेंगे, फिर एमिली डिकिंसन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारी पोएम्स रहने वाली हैं। इनकी जो पोएम है ये क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, इसमें जो लिखने का स्टाइल है, इनकी अधिकतर पोयम में लिखने का स्टाइल वैसा ही रहा है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लें वॉल्ट विटमन का। इनका जन्म जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ था, है ना। न्यूयॉर्क जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बड़े बड़े 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से ब्रुकलिन भी एक है, एक मैनहट्टन है। इन दोनों शहर की सेटिंग प्लेस इस कविता की वही है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से, है ना, एक है आपके पास मैनहट्टन और एक है ब्रुकलिन। इन दोनों के बीच में एक नदी है, ईस्ट रिवर। ईस्ट रिवर, ये जो पूरी पोयम है ये इनकी कहानी है। जो हमारे पोएट हैं वॉल्ट विटमन, ये ब्रुकलिन में रहते हैं, इनका अधिकतर समय ब्रुकलिन में ही गुजरा है। ये ब्रुकलिन से काम के लिए, काम के सिलसिले में मैनहट्टन जाते हैं, जो एक बड़ा शहर है। ये उस ज़माने में जब इन्होंने पोएम लिखी थी तो एक छोटा विलेज टाइप का, छोटा टाउन टाइप का शहर था, छोटा शहर था मतलब। वहाँ से काम के लिए मैनहट्टन जाते थे और शाम को फिर मैनहट्टन से ब्रुकलिन आते थे। तो ये वो शाम को जब ये ऑफिस से काम करके लौटते थे, है ना, तो डेली कम्यूट करते थे। ये मैनहट्टन से ब्रुकलिन जाते थे, ब्रुकलिन से मैनहट्टन जाते थे। और ये पूरा जो ईस्ट रिवर थी उसमें किसी फेरी से ये ट्रैवल करते थे, है ना।
पहले मैनहट्टन और ब्रुकलिन के बीच में कोई ब्रिज नहीं था, जो बाद में बना है, ये 1880 और ऐसे आसपास बना था। तब तक कोई वो नहीं था, बाद में तो खूब सारी टनल्स और ब्रिजेस बन गए। तो अब तो लोग सीधे अपने अपने पर्सनल व्हीकल से चले जाते हैं, कार से और इनसे। पहले आने जाने का जो साधन था वो फेरी हुआ करता था। फेरी इज़ अ काइंड ऑफ शिप। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शिप का इस कविता में पूरी एक लिस्ट दी है आपको, है ना, पूरा एक अलग वो वर्णन है। तो यहाँ पर ईस्ट रिवर से ये सफ़र करते थे, मैनहट्टन से ब्रुकलिन जाना और ब्रुकलिन से मैनहट्टन आने के लिए फेरी से ट्रेवल करते थे। तो विटमिन वहाँ जाया करते थे और वो जाते समय आते समय बहुत सारे लोगों से डेली मिलते थे, उनको देखते थे, जो उसकी तरह कॉमन पीपल थे। उनके वही कॉस्ट्यूम, वही उनका आना जाना, वही काम धंधे के लिए वो रोज़ाना आते जाते थे, जिस तरह से हमारा वॉल्ट विटमन जाता था, है ना। तो ये उसके ऊपर एक कविता है कि क्या देखते थे, कैसा महसूस करते थे। फिर ये सिंपल चीज़ों की बात करते करते थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं और ये एक ट्रांसेंडेंटलिज्म की तरफ चले जाते हैं। और ये उन कॉमन और सिंपल इंडिविजुअल सीन से ऊपर उठ करके सॉल की बात करने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करने लगते हैं, नेचर, गॉड और ह्यूमैनिटी के कनेक्शन की बात करने लगते हैं, जो इनको ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात ये करने लगते हैं, जो इनकी इस कविता की एक बहुत बड़ी बात है। ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये वर्ड पर क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करते हैं, इन सब चीज़ों ऊपर उठ करके नॉर्मल से ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं और एक यूनिटी, उन सब को एक, है ना, एक बात मैं बताऊंगा अभी आपको ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में, उसकी बात ही करने लगते हैं। मैं थोड़ा आपको बता रहा था पहले वॉल्ट विटमन के बारे में। देखो, अगर हम वॉल्ट विटमन के बारे में देखें तो इनके फादर का नाम था वॉल्टर विटमन। वॉल्टर विटमन, और इन्होंने अपने बेटे का नाम भी वॉल्टर विटमन ही रखा अपने, मतलब इस जिसकी कवि की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए इनको सीनियर कहते हैं। और इनका बेटा जो था उनको वॉल्ट विटमन जूनियर नाम दिया जाता है। कई बार ये नाम भी आ सकता है, वॉल्टर विटमन जूनियर। ये अपने फादर ने अपने बेटे के लिए ये नाम रखा, लेकिन बाद में इसके फादर को लगाया कि कुछ नाम ज़्यादा ही इसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो फिर इनका नाम वॉल्टर से फिर वॉल्ट विटमन कर दिया गया, वॉल्ट विटमन, है ना। ये 9 सिबलिंग्स थे, 9 भाई बहन थे, उनमें से एक वॉल्ट विटमन थे। और इनके साथ कुछ ऐसी मजबूरियां रही कि इनको 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू करना पड़ा। ये ऑफिस बॉय के रूप में किसी लॉ फर्म में काम करते थे, बाद में किसी क्लिनिक में ये काम करने लगे, फिर ये प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, फिर ये धीरे धीरे टीचर का भी काम किया जो उनको पसंद नहीं आया, और इन्होंने बहुत सारे काम किए, जर्नलिज्म का, एडिटर का, फिर क्लार्क बने और लास्ट में जाके ये पोएट बने और उससे फेमस हुए। पर इससे पहले उन्होंने बहुत सारे काम किए, घर की मजबूरियां थी कुछ इस तरह की कि इनको अपने पापा का और घर वालों का सपोर्ट करने के लिए खूब सारा वर्क करना पड़ा, और बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू किया। तो इन्होंने स्कूलिंग्स भी अपनी जल्दी बंद कर दी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ एजुकेशन ही इन्होंने किया था दोस्तों। और इसी वजह से ये कहते हैं कि शायद ये बैचलर भी रहे, इनका कोई अफेयर तो रहा था किसी लड़की से, बट चार्ल्स लैम की तरह ही रिमेन्ड बैचलर ऑल इज लाइफ। ये बैचलर रहे, शादी नहीं की इन्होंने। तो ये भी एक इनके लिए एक फैक्ट है इंटरेस्टिंग। तो ये वॉल्ट विटमन है, कैसे नाम पड़ा और क्या हुआ। इनके फादर जो थे उन्होंने अपने कई बेटों के नाम अमेरिकन जो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी थी उनके ऊपर भी रखे थे, ऐसा भी वर्णन है बुक्स में इनकी जीवनी जब आप पढ़ें। हालांकि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे आपके। और ये इनका रहा। और ये जो थे ना, ये इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिससे आपकी एक पोएम भी ली गई है, लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास, ये पोएम इनका कलेक्शन था, बहुत फेमस इनकी ये पोएम कलेक्शन रहा है, जो 1855 में पहली बार पब्लिश हुई थी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ये पब्लिश हुई थी, जिस दिन अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। जैसे इंडिया का इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को इनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और आज़ादी की बात थी, तो ये पोएम भी जो है ये डेमोक्रेसी की बात करती है, आज़ादी की बात करती है। और जो वॉल्ट विटमन है ये बहुत आज़ाद ख्यालों के व्यक्ति थे, और इनके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि इनकी कई कहानियाँ, कविताएं ऑब्सीन है ना, उसमें अच्छे दृश्य नहीं है, सेक्सुअलिटी की बात करता था। ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म की बात करता है,
इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, और जो इनकी इस पोएम में भी नज़र आता है, और इनके जो ट्रांसेंडेंटलिज्म से प्रभावित थे उसमें भी चीज़ आती है। ये कहते हैं कि हर इंडिविजुअल एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी होती है, और उसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, और वो जब तक अपने पर सेल्फ रिलायंट रहेगा उसका प्रोग्रेस होगा, उसका डेवलप होगा, और उसकी उसकी एक अलग पहचान बनेगी जो होनी भी चाहिए। लेकिन फिर बाद में कहता है कि उसको जब अपने आप को समझ जाए, अपना जब प्रोग्रेस कर ले, डेवलप कर ले, फिर उसको समाज के दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक समाज का हिस्सा है, और वो खुद एक ओवरसोल का हिस्सा है। ओवरसोल मतलब जो हमारी नेचर है, जो हमारे गॉड हैं, ईश्वर हैं, ये सब जो है हम इंडिविजुअल उनसे बंधे हुए हैं। हम एक छोटी आत्मा है, और हम इस ओवर सोल का हिस्सा हैं। इस पूरी नेचर का, इस पूरी कायनात का, इस पूरे गॉड ने हमें बनाया, वो ओवर सोल है। तो ये हमें इनसे ऊपर उठ करके फिर बाद में उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। हम समाज से कनेक्ट होंगे तो हम उससे जुड़े हैं, उसके हम पार्ट हैं। जब तक हम उससे जुड़ेंगे नहीं, उसको कॉपरेट नहीं करेंगे, आपस में चीज़ें सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनको अपना जैसा नहीं मानेंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये वॉल्ट विटमन इस पोएम में भी कहना चाह रहे हैं कि मैं इस फेरी पे इंडिविजुअल हूँ, बट मेरे जैसे और भी लोग हैं, हम सब एक जैसे हैं। मैं भी रोजाना काम पे जाता हूँ, ये भी रोजाना काम पे जाते हैं, हम काम से आते हैं, ये भी काम से आते हैं, मैं भी थकता हूँ, ये भी थकते हैं। मुझे भी ये दृश्य जो मैं देख रहा हूँ, ये रिवर और ये ईस्ट रिवर और ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो एम्पल हिल है ना, जो नाम लेता है जगह, जो ये जो शिप्स हैं, जो फेरी हैं, ये सब मुझे भी अट्रैक्ट करते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। ये न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स और ये मैनहट्टन का शहर, ये स्ट्रीट्स, ये गलियाँ, ये सब मुझे भी अच्छे लगते हैं, और ये उनको भी अच्छे लगते हैं। और जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ये भी सोचते होंगे। तो हम सब के अंदर एक शेयर एक्सपीरियंस है जो यूनिवर्सल है, सब जगह सबके साथ में है। जैसे जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं इनको भी अच्छी लगती हैं, जो मुझे बुरी लगती हैं इनको बुरी लगती हैं, जो मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ इनमें भी हैं, और जो मेरे अंदर बुराइयाँ हैं वो बुराइयाँ इनमें भी हैं। हम सब एक ही सोल से बने हैं, जो ओवर सोल है, जो नेचर है, गॉड है, उसने बनाया। तो ये कहता भी है कि हम सब में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैन, गॉड एंड नेचर। हम सब में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको ध्यान होगा कुछ इस तरह की बातें विलियम वर्ड्सवर्थ भी करता है, मैन, नेचर और गॉड, जो पैंथीज्म बन जाता है, पैंथीस्ट जो बन जाता है। तो वो सेम चीज़ को यहाँ वो बता रहा है। वो कह रहा है कि इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना। एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, और हमें अपने आप पर एक सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, है ना, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, और इसी से हमारी प्रोग्रेस होगी। बट हमें साथ साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा नेचर के साथ भी, हमें कनेक्ट होना पड़ेगा सोसाइटी के जो दूसरे हम जैसे लोग हैं, जो हमसे पहले आए थे या जो हमारे बाद में आएंगे, जो हमारे साथ अभी हैं, हमारी लाइफ में जो हमारा ट्रैवल कर रहे हैं, जो जैसे हम फेरी में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे हमारी लाइफ जो नुमा जो फेरी है, जो शिप है, उसमें जो ट्रैवल कर रहे हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सबके सेम शेयर्ड एक्सपीरियंस हैं, और हम लोगों को एक जैसा महसूस होता है, एक जैसे दुख होते हैं, एक जैसी हम एक्सपीरियंस लेते हैं। तो हमें सबको एक पार्ट के रूप में समझना चाहिए। हम आपस में ये सब डाइवर्स होते हुए भी हम यूनिवर्स, हम एक यूनिटी के रूप में हैं, और यही दुनिया है, यही लाइफ है। ये इनकी एक बहुत ही ऑब्सक्योर सी फिलॉसफी है। शायद आप समझ पा रहे होंगे, जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। इस तरह की ये बातें करता है। और फिर ये हमने बात की कि इसकी जो पोएम थी लीव्स ऑफ ग्रास, इसके शुरू में 1850 में उसका फर्स्ट एडिशन आया। और ये इनकी जो पोएम थी जो हम बात करने वाले हैं, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, क्रॉस करते हैं ब्रुकलिन शहर को फेरी से, नाम से समझ में आ रहा होगा, मैनहट्टन से ब्रुकलिन जाते हैं। तो जो ये पोएम वॉल्ट विटमन ने लिखी है ना, इसके अंदर वो बात करता है कि हम लोग सब फेरी में बैठ करके और ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं, है ना, हम जाते हैं। इसने ये काम के लिए वहाँ जाया करता था, और ब्रुकलिन से मैनहट्टन और मैनहट्टन से ब्रुकलिन एक फेरी के थ्रू जाता था। तो ये हम जो यहाँ बात करने वाले थे कि हम सब जो है ना, जब इस बोट से जाते हैं तो ये बोट एक तरह से लाइफ है ना। ये जो रिवर है, इसमें रिवर को भी एक सिंबल के रूप में यूज करता है। रिवर कौन सी है इसमें? ईस्ट रिवर। ये कहता है जो ईस्ट रिवर, ये नदी जो है ना, ये सी, ये हमारी लाइफ है ना।
और इस लाइफ को हम लोग फेरी से ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। हम ट्रेवल यात्रा कर रहे हैं और एक मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, और हम सब एक मंजिल पे पहुंच रहे हैं। हम जो फेरी पे बैठे हुए हैं, हम सब अपनी एक यात्रा कर रहे हैं, इस जीवन की यात्रा कर रहे हैं। एक शोर से दूसरे शोर पहुंचने वाले हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे। सिंबॉलिकली बात करें तो लाइफ टू डेथ हम लोग जाने वाले हैं, है ना। ये जो पोयम थी, ये मैं बता रहा था आप लोगों को, 1855 में जो लीव्स ऑफ ग्रास आया था, ये इसमें नहीं पब्लिश हुई थी। ये सबसे पहले पब्लिश हुई 1856 में। सेकंड एडिशन आया, सेकंड एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। इसको याद रखना, एक अच्छा फैक्ट है। सेकंड एडिशन था इसका, जो 1856 में आया था। 1856 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी। इसका नाम तब क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी नहीं था। शुरू में इसका नाम जो है विटमैन ने रखा सन डाउन पोएम। 1856 में आया था सन डाउन पोएम के नाम से, है ना। इस पोएम में, इसमें 12 पोएम्स थी, 12 पोएम का एक कलेक्शन था। 1856 में ये आया सन डाउन पोएम के नाम से। फिर देखो एक घटना और होती है इसी पोएम को ना, ये इसकी खास बात थी वॉल्ट व्हिटमैन की, अपनी पोएम को ये बार बार एडिट करता रहता था। उस पोएम में थोड़े सुधार करता था, कुछ लाइंस, कुछ राइम स्कीम, थोड़ा रिदम चेंज करता रहता था। तो इसके कई एडिशन निकाले इसने, कई बार एडिशन। ये 1881 तक इसके एडिशन निकालता रहा। तो इसका फिर तीसरा एडिशन आया 1860 में। 1860 में इसी लीव्स ऑफ ग्रास का थर्ड एडिशन आता है, थर्ड एडिशन, और उसके अंदर 12 पोएम्स थी, 12, है ना, 12 पोएम्स थी। उसमें इस पोएम को भी कैलमस नाम से कुछ पोएम का कलेक्शन था, स्पिरिचुअल बातें थी उसमें, उसके कैलमस क्लस्टर, उनके बाद इन पोएम को रखा गया था 1860 में। और इस समय इसका नाम जो है फिर वो रखा उसने क्रॉसिंग ब्रुकलिन, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। ये पहले तो सनडाउन पोएम नाम रखा और बाद में इसने नाम रखा क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। 1860 में लीव्स ऑफ ग्रास का जब थर्ड एडिशन आया, ठीक है ना, उसमें रखा। फिर बाद में 1881 में इसने इसको थोड़ा और एडिट किया, इसका एक और वर्जन निकाला, बाद में लास्ट वर्जन तो जाए इसका, उस तक इसने इसको चेंज करता रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। बट ये मेन 3 बातें आपको याद रखनी है। ये जो पोएम इसने लिखी ना, ये दोस्तों इसने पोएम लिखी है फ्री वर्स में, और इसको फ्री वर्स का फादर भी कहा जाता है अमेरिकन लिटरेचर में। तो ये फ्री वर्स का फादर ऑफ फ्री वर्स इन अमेरिकन लिटरेचर इज नोन एज वॉल्ट व्हिटमैन। फ्री वर्स में इसमें कोई राइम नहीं है, नो राइम, नो मीटर, कोई मीटर नहीं है, कोई राइम नहीं है, बिल्कुल जैसे रिवर का जो वाटर फ्लो होता है ऐसे ही इसके जो थॉट्स हैं, इसके जो इमोशंस हैं, है ना, वो बिल्कुल फ्री फ्लो हो रहे हैं। उनको फ्री फ्लो करने के लिए फ्री वर्स में लिखता है। और ये कहीं ना कहीं विरोध भी करता है यूरोपियन लिटरेचर के स्टाइल का, कि मुझे नहीं लिखना मीटर के अंदर, मुझे नहीं लिखना ब्लैंक वर्स के अंदर, मैं अपने अलग तरीके से लिखूंगा। तो ये फ्री वर्स में लिखता है, जैसा विचार आया वैसे लिख दिया, है ना। और इस पोएम में देखना, इस फ्री वर्स की इतनी खास बात, ये खास बात थी, बहुत बड़ा लिखता है, बहुत लंबा लिखता है। तो आप देखना इस पूरी पोएम में जब आप देखेंगे, आपको इसमें 132 लाइंस नजर आएंगी। बड़ी बड़ी पोएम, लाइन कोई छोटी है कोई बड़ी है ना। आप देखेंगे कोई एक लाइन में खत्म होगी, कोई 2-2 लाइन में भी खत्म नहीं हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी लाइंस भी लिख रहा है, कोई मीटर नहीं, कोई राइम नहीं, और बहुत बड़ी। और इस 132 लाइंस को ये 9 सेक्शंस में चेंज करता है, डिवाइड करता है, आई एम सॉरी टू से, 9 सेक्शंस। स्टेंजा नहीं, स्टेंजा तो होते हैं इसमें नंबर ऑफ लाइंस फिक्स हो जाती हैं, इसमें नंबर ऑफ लाइन फिक्स नहीं है। किसी में 5 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 32 हैं, किसी में 11 है, अलग अलग लाइंस डिवाइड कर रखी हैं, है ना। 9 सेक्शंस हैं, 132 लाइंस हैं। ये खुद सेक्शन डिवाइड भी करता है, 1 सेक्शन इतनी लाइन, 20 सेकंड, ऐसे इसने अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं। स्टेंजा नहीं, सेक्शंस बना रखे हैं, है ना। 132 लाइंस हैं, 9 सेक्शंस हैं,
और फ्री वर्स में लिखा है, फ्री वर्स में लिखा है, बिल्कुल जैसे दिमाग में जैसे विचार आया इसने वैसे ही लिख दिया। जैसे पानी बहता है नदी का, ऐसे ही इसके विचार बह रहे हैं फ्री वर्स के अंदर, कोई मीटर नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसमें ये ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करता है, ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस की बात करता है, अपनी फिलॉसफी की बात करता है। इसके पोएम को जब आप देखेंगे ना, तो इस पोएम में देखना आप बहुत सारे रेपिटिशंस हैं, बहुत सारे रेपिटिशंस यूज किए हैं, बार बार एक शब्द यूज कर रहा है, अलग अलग, शोर एंड शोर, ऑल, बहुत सारे वर्ड बार बार रिपीट करता है। ये फ्री वर्स नहीं है, भले ही रिदम नहीं है, लेकिन म्यूजिक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, है ना। इसमें खूब सारे एनाफोराज हैं, देखना आप इस पोएम में खूब एनाफोराज हैं। शुरू शुरू में कई वर्ड बार बार द अदर्स 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 अदर, लुक कई बार रिपीट होते हैं, 3 4 5 बार, 6 बार एक लाइन के शुरू शुरू के वर्ड्स रिपीट होते हुए मिलेंगे। एनाफोरा के साथ में इसके अंदर आपको एपीफोरा भी मिलेगा। पोएम के लास्ट में कुछ शब्द रिपीट होंगे, लास्ट में एपीफोरा, जिसको एपिस्ट्रफी भी कहते हैं, एनाफोरा मिलेगा, एपीफोरा मिलेगा, आपको रेपिटिशंस मिलेगा, आपको इसकी पोएम में खूब सारे एलिट्रेशंस मिलेंगे, आपको एसोनेंस मिलेंगे, खूब सारे एसोनेंस मिलेंगे। तो भले ही फ्री वर्स में लिखा गया हो, बट फिगर ऑफ स्पीच बहुत है, रिदम बनता है इनसे। आपको यहाँ पे साउंड रिदम भी मिलेगा, विजुअल भी मिलेगा, ग्रामर के स्ट्रक्चर भी एक जैसे कई जगह मिलेंगे, जिसको आप पैरेललिज्म कहते हैं। आपको पैरेललिज्म मिलेगा, आपको पैराडॉक्स मिलेगा, आपको एंटीथेसिस मिलेगा, है ना। खूब सारे अच्छे अच्छे फिगर ऑफ स्पीच मिलेंगे, भले ही इसने राइम स्कीम ना बनाई हो, बट इन रेपिटिशन से, एनाफोरा से, एपीफोरा से, और आप कहिए कि आपके एलिटेशन से, एसोनेंस से, आपको ना पोएम कुछ रिदमिकल मिलेगी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सिंटैक्स बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। तो यू फाइंड दैट द पोएम इज वेरी वेरी म्यूजिकल, रिदमिकल, यू कैन सिंग द पोएम इंटरेस्टिंगली। बहुत अच्छी पोएम है, ऑप्टिमिस्टिक है, आपको जॉली है, ऑप्टिमिस्टिक है, और जक्स्टापोज है। एक तरफ सिटी है न्यूयॉर्क की, और एक तरफ खूबसूरत नदी और पहाड़, और उनका भी वर्णन है। दो ऑपोजिट आइडियाज को साथ में जक्स्टापोज किया है, ये बड़ी खूबसूरती है इसकी। सिटी में रहते हुए भी ये सिटी की भी खूबसूरती का वर्णन कर रहा है, उनकी गलियां, उनकी बिल्डिंग्स भी इसको अच्छी लग रही हैं, और साथ साथ में नेचर भी इसको अच्छा लग रहा है, रिवर और उसका पानी और शिप और बोट्स, वो फैक्ट्रीज, और वो शिप पे भी निकलता हुआ धुआं और उनका मास्ट, खूब अच्छा लगता है। इस पोएम में आपको खूब सारी जो है ना, आप देखना विजुअल इमेजरी मिलेंगी, खूब ऐसे आपको दिमाग में चित्र बनेंगे, विजुअल इमेजरी है, सिंबल्स का यूज किया है ना। एक कैटलॉग, एक नई विशेषता है इसकी, कैटलॉग खूब है, लिस्ट है पूरी, बार बार आपको कई चीजों को लिस्ट करके बताएगा। मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने कई चीजें बताएगा, ज्यादा बताएगा कुछ। कैटलॉग इस पोएम की विशेषता है, और ये पूरे वॉल्ट व्हिटमैन की विशेषता है। इसकी हर कविता को देख लो आप, ऐसे लिखता था, चाहे इसकी ओ माय कैप्टन, कैप्टन देख लो, चाहे वो, और इसकी चाहे कुछ और पोएम देख लो, सब में आपको इसकी विशेषताएं मिलेंगी। लिस्टिंग बहुत करता है, लिस्ट बनाता है, खूब लिखता है, ज़्यादा लिखता है ना, और आपको एक एक चीज़ खोल के बताता है। कैटलॉग, लिस्टिंग इसके अंदर खूब है। अपोस्ट्रफी का यूज़ करता है, सीधा सीधा बात करेगा। आपको देखना पूरी पोएम में ऐसा लगता है रीडर से बात कर रहा है, या फ्यूचर जनरेशन के लोगों से बात कर रहा है, या पास्ट जनरेशन के लोगों से बात कर रहा है। कभी कभी आपको नेचर से बात करता हुआ दिखाई देगा, सीधा एड्रेस करता है। अपोस्ट्रोफी मतलब डायरेक्ट एड्रेस करता है, शुरू में मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट एड्रेस करता हुआ, डायरेक्ट एड्रेस करता है, संबोधित करता है, अपोस्ट्रोफी का यूज करता है, खूब अच्छा यूज करता है अपोस्ट्रोफी का। तो ये इसकी पोएम के आपको खूब सारे फिगर ऑफ स्पीच भी मिलेंगे। आपको पता चल गया है पोएम कब लिखी गई, किस तरह से लिखी गई है, किसने लिखी है। तो ओवरऑल हमने एक बार इसका एक अच्छा व्यू ले लिया है, और आई होप ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये अब तक पढ़ाया गया पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस क्लास को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना, अपने सब साथियों को बता दें। और आप भी अगर इसको और प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐप से भी जुड़ जाएँ, ठीक है ना, उसमें आपको और अच्छे से चीज़ सब मिल जाएंगी। एनीवेज, मैं ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा, और हम पोएम पे आना चाहते हैं। अब मैं इस क्लास में आपको पोएम के इसके
4 सेक्शन पढ़ा दूंगा। पार्ट 1 में 9 सेक्शन है टोटल, इसमें 4 सेक्शंस पे हम आज बात कर लेंगे। पार्ट 2 अगर आपको भी पढ़ना हो तो फिर आप हमारे ऐप पर आ जाना, वहाँ पर आपको पार्ट 5 से 6, 7, 8 और 9 मिल जाएंगे। इसकी पूरी थियोरी, इनके सारे ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है, इसका रियलिज्म पे लिखता है वो चीज़ क्या होती है, इसने किस तरह से लिखा है ना, वो सब बातें आपको वहाँ मिल जाएंगी। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइन्स और सब के बारे में बात हम लोग वहाँ कर लेंगे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। हियर वी गो। सेक्शन 1, मैं 4 सेक्शन आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूं, तो देखिए आप फर्स्ट सेक्शन। ओके गाइस, शुरू में कहता है फ्लड टाइड बिलो मी, और देखो एक्सक्लेमेटरी साइन, यहाँ रुक रहा है। ये पोएम में बीच बीच में रुकता है, जिसको हम सिज्यूरा कहते हैं। खूब सारे पड़ाव आते हैं, स्टॉपिंग आते हैं, है ना, जिसको हम सिज्यूरा कहते हैं। सिज्यूरा यानी स्टॉपिंग, कोई पंक्चुएशन आएगा, रुकेगा, कभी बीच में रुक जाता है। फ्लड टाइड बिलो मी, है ना, ये वॉल्ट विटमैन साहब हैं जो एक फेरी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और ये मैनहट्टन से अपने घर की तरफ, ब्रुकलिन की तरफ जा रहे हैं। शाम का वक्त है तो काम करके वापस आ रहे होंगे, है ना। ये वो पूरा एक इमेज है जो आप देख रहे होंगे, एक शहर है मैनहट्टन, और ये इस तरह की जो आप देख रहे हैं ये फेरी होती है जिसमें लोग इस तरह से खड़े होते हैं और कम्यूट करते हैं, कोई बैठ जाते हैं, कुछ खड़े होते हैं। कभी अगर आप घूमे हों, जैसे मैं 2 बार गया हूँ इस तरह की फेरी में बैठ के, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से जब आप जाते हैं एलिफेंटा केव्स की तरफ, है ना, तो इस तरह से फेरीज आपको लेके जाती है समुद्र में, और आप वहाँ मस्ती करते हुए जाते हो। तो मैं जब इस पोएम को पढ़ रहा था तो मुझे पूरे वो सीन याद आ रहे थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल सीन। आप जब मुंबई से वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाते हो फेरी में बैठ के, तो पूरा आपको सी दिखाई देगा, शिप्स दिखाई देंगे, बड़े छोटे शिप दिखाई देंगे, फेरीज दिखाई देंगी, है ना, छोटी बोट्स, स्टीमर, लाइटर सब दिखाई देंगे आपको। सी गर्ल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे, पानी की लहरें, और ये जो बताया गया है इसमें सब आपको वहाँ नज़र आता है। तो ये वो चीज़ें हैं, इस तरह से वॉल्ट विटमैन देख रहा है, दृश्य है, शाम का वक्त है, घर वापस लौट रहा है ना। तो ये शुरुआत वहाँ से है, और ये कहता है फ्लड टाइड बिलो मी, आई सी यू फेस टू फेस। फिर रुक रहा है, देखो अभी सिजुरा बोलते हैं। क्लाउड्स ऑफ द वेस्ट, फिर रुक गया, स्टॉपेज आ गया। सन देयर हाफ एन आवर, हाई आई सी यू ऑल्सो फेस टू फेस। सिजुरा बहुत यूज हो रहा है, और देखो फेस टू फेस, ये रेपिटिशन है टू एम्फसाइज कि मैं सीधा सीधा तुम्हें देख रहा हूं, सामने से फेस टू फेस तुम्हें देख रहा हूं मैं। रेपिटिशन है ना, फेस टू फेस। फ्लड टाइड बिलो मी, सीधा संबोधित कर रहा है कि मेरे नीचे, मतलब ये फेरी पे खड़ा हुआ है, उसके, है ना, एक क्या बोलते हैं, बोर्डिंग पे यहाँ खड़ा हुआ है, और नीचे ये पानी को देख रहा है, जो पानी ऐसे उमड़ रहा है, बड़ी नदी है और पानी उमड़ रहा है ना, ऐसे। फ्लड टाइड मतलब पानी ऐसे ऊपर नीचे लहरें ऐसे कर रही हैं। फ्लड टाइड बिलो मी मीन्स बिलो द फेरी, जिस फेरी पे खड़ा हुआ है, जिस शिप पे खड़ा हुआ है, जिस वेसल पे खड़ा हुआ है, उसके नीचे पानी टाइड कर रहा है। फ्लड टाइड बिलो मी, आई सी यू फेस टू फेस, और मैं तुम्हें सीधे देख रहा हूं। ये आई ना, ये ऑटोबायोग्राफिकल लिख रहा है, ये खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को बात कर रहा है। तो ये पोयम कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल है, पर्सनल अपने एक्सपीरियंस को, इंडिविजुअल को, बाद में फिर ये उसको इंडिविजुअलिटी को ओवर सोल में चेंज करेगा। पहले पर्सनल सोल, देन ओवर सोल, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करेगा फिर कि मेरे एक्सपीरियंस और जैसे भी हैं। तो ये आई आपको शुरू में, बाद में भी वी हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आप आई मतलब सभी लोग ये महसूस करते हैं, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। आई सी यू, अब यहाँ पे यू कौन है, ये जो फ्लड टाइड है, ये ईस्ट रिवर का जो पानी है उसकी बात कर रहा है। फ्लड टाइड जो ईस्ट रिवर, जो न्यूयॉर्क के बीच में बहती है, एक तरफ मैनहट्टन है, एक तरफ ब्रुकलिन है ना, तो उनको कनेक्ट करने की जो रिवर है उनके बीच में, वो ईस्ट रिवर है, उसका पानी उफान पर है। आई सी यू फेस टू फेस, और मैं उस नदी के पानी को साफ साफ देख रहा हूं, मैं तुम्हें साफ साफ देख रहा हूं, ऐसा हमारे वॉल्ट विटमैन साहब कह रहे हैं। क्लाउड ऑफ द वेस्ट, शाम का समय है, और वेस्ट की तरफ इसको बादल नजर आ रहे हैं। ये जो वेस्ट है उसकी तरफ इसको ये बादल ये नजर आ रहे हैं, जो आप देख रहे हो।
सन देयर हाफ एन आवर, और सूरज अब बस केवल आधे घंटे का बचा है। इट मीन्स आफ्टर हाफ एन आवर सनसेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल नीचे जा चुका है और बस थोड़ी देर में सन सेट होने वाला है। हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद जो है, देखो हाफ एज, आवर एज, हाई एज। हाफ एन आवर हाई, जो सन है वो आधे घंटे ऊपर ही है, बस आधे घंटे बाद वो नीचे चला जाएगा। और एच 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 रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक बहुत अच्छा फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन आ गया है। एलिट्रेशन बहुत खूबसूरत, सीधा नहीं कह रहा कि सनसेट आधे घंटे हो जाएगा, हाफ एन आवर हाई है, आधे घंटे बाद वो नीचे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल विजुअल इमेजरी है जिससे हम चित्र बना सकते हैं दिमाग के अंदर। इस तरह का एक फेरी है, ये देख रहा है मैनहट्टन सिटी है या ब्रुकलिन है, और सूरज को छिपता हुआ देख रहा है, और वेस्ट के अंदर बादल है। आई होप ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। आई सी यू ऑल्सो फेस टू फेस, तो ये पहले देख रहा है पानी को, नीचे जो पानी को देख रहा है, और अब ये क्लाउड्स को देख रहा है, सन को देख रहा है। तो कह रहा है मैं तुम्हें भी फेस टू फेस देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है सीधा बात कर रहा है। इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रफी, है ना, इन दोनों जगह पे अपोस्ट्रफी है, सीधा संबोधित कर रहा है। अपोस्ट्रफी इसमें यूज हो रहा है, एलिटेशन आपको इसमें यूज हो रहा है, सिजूरा है, रेपिटेशन है ना। तो भले ही फ्री वर्स में लिखा हो, राइम स्कीम ना हो, मीटर ना हो, बट कविता की खूबसूरती कतई कम नहीं है। इसमें अपना एक स्ट्रक्चर का, वर्ड्स का, रेपिटेशन का एक अलग ही म्यूजिक है। यू कैन फील वाइल reciting it, while singing this poem. I see you also face to face, मुझे तुम भी फेस टू फेस दिखाई दे रहे हो। सूरज की बात कर रहा है। आगे बढ़ता है दोस्तों, क्राउड्स ऑफ मैन, फर्स्ट वाला जो इसका सेक्शन है उसमें 5 लाइन्स हैं, हमने 2 लाइन पढ़ ली, अभी 3 लाइन्स देखो आप। क्राउड्स ऑफ मैन एंड वीमेन अटायर्ड इन द यूजुअल कॉस्ट्यूम्स, हाउ क्यूरियस यू आर टू मी। अभी जिस फेरी पे ये है उस पे और भी बहुत सारे लोग इसको दिखाई दे रहे हैं जो कम्यूट करते हैं डेली, मैनहट्टन से ब्रुकलिन, ब्रुकलिन से मैनहट्टन। और ये है ना, उस समय ये एक फेरी का नाम भी बताते हैं कि जिस फेरी से जाया करते थे, फल्टन फेरी लैंडिंग करके इनकी वो थी, जिससे ये डेली जाया करते थे। फल्टन, है ना, फेरी लैंडिंग करके एक फेरी कंपनी थी जो इनको ले जाया लाया करती थी, है ना। तो ये उससे जाते थे और उसमें खूब सारे लोग डेली आते जाते थे, कम्यूट करते थे, मैनहट्टन से ब्रुकलिन, ब्रुकलिन से मैनहट्टन। तो क्राउड्स ऑफ मैन एंड वीमेन, खूब सारे लोग उस पर बैठे हुए हैं। अटायर्ड इन द यूजुअल कॉस्ट्यूम्स, चूंकि रोजाना आना जाने का काम है, तो यूजुअल जो अटायर से रोजाना जो आने जाने के, ऑफिस में आने जाने के जो कपड़े होते हैं, बाजार जाने के आने कपड़े होते हैं, वो डेली अपने उन यूजुअल अटायर्स में, उन ड्रेसेस में, है ना, कॉस्ट्यूम में ये अपने सफर करते थे, कम्यूट करते थे उन ड्रेसेस, उन ड्रेस में, है ना, इन द यूजुअल कॉस्ट्यूम्स। हाउ क्यूरियस यू आर टू मी। और ये कहता है कि तुम भले ही कॉमन पीपल हो, डेली आते जाते हो, क्राउड का हिस्सा हो, बट तुम मेरे लिए कितने क्यूरियस हो। मतलब मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मैं मतलब ये है ना, ये आपको ध्यान है, ही इज़ द पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्रजातंत्र का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। और डेमोक्रेसी में होता है कॉमन पीपल की बातें, आम जनता की बातें होती हैं। तो इसके लिए जितने भी कॉमन पीपल है ना, ये इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए, है ना। तो ये कह रहा है तुम मेरे लिए बहुत क्यूरियस हो, है ना। कॉमन पीपल, मैन एंड वुमन, कॉमन पीपल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी की आप कह सकते हैं बात हो रही है। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जितने भी लोग हैं सब मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये हालांकि इसमें ब्रिज बना दिया, ये पहले नहीं था, ये कैसे ही इसमें इमेज में आ गया है। पहले इसमें यहाँ उस समय ब्रिज नहीं हुआ करता था, अब तो ब्रिज बन गए, पहले लोग ब्रिज नहीं था तो फेरी से जाया करते थे। हाउ क्यूरियस यू आर टू मी ऑन द फेरी बोट्स, द हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स दैट क्रॉस, बॉट्स क्रॉस, आप देख रहे हैं बॉट्स क्रॉस, एसोनेंस नजर आ रहा है, ओ का साउंड। ऑन, ऑन में भी देखो ओ है, ऑन फेरी बोट्स दैट क्रॉस होम, है ना, सपोज। तो ओ के साउंड रिपीट हो रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे,
एसोनेंस कहेंगे। सेम वोवल साउंड रिपीट हो रहा हो तो उसे एसोनेंस कहा जाता है। तो कह रहे हैं ये तुम लोग जो डेली, ऐसा कोई विशेष नहीं हो कि आज ही दिखे हो, डेली इस फेरी बोट से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, इतने सारे लोग डेली क्रॉस करते हैं। मैनहट्टन से ब्रुकलिन, ब्रुकलिन से मैनहट्टन डेली कम्यूट करते हैं, डेली क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, है ना। रिटर्निंग होम, तुम घर वापस आ रहे हो, यानी कि मैनहट्टन शहर में काम करके वापस ब्रुकलिन आ रहे हो, क्रॉसिंग ब्रुकलिन। आर मोर क्यूरियस टू मी देन यू सपोज, तुम मेरे लिए इतने क्यूरियस हो जितना तुम सोच भी नहीं सकते। यू सपोज, जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा, मतलब तुम्हें लगेगा यार कि हम क्या इनके लिए क्यूरियस होंगे, क्यों हमारे में इंटरेस्ट लेगा। लेकिन यू कांट बिलीव, यू कांट सपोज वॉट बिटवीन, ऐसा एक कवि जो माइन्यूट छोटी छोटी चीजों में भी ध्यान रखता है, वो हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। और वो मैन ऑफ कॉमन पीपल, पोएट ऑफ कॉमन पीपल है, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी है। तो उसके लिए हर इंडिविजुअल उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। वो कहता है कि हम हर इंडिविजुअल एक अलग है, सेपरेट है, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, सेपरेट, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड, फिर भी हम कनेक्टेड है। मैं तुम जैसा हूँ, तुम मेरे जैसे हो, हम सब छोटी छोटी सोल्स हैं जो एक ओवर सोल से मिले हुए हैं। तो हमें इसलिए, चूंकि हम सब एक ही चीज़ का पार्ट है, तो हम एक दूसरे के हिस्से हैं, तो हम एक दूसरे से का केयर करना चाहिए। इसलिए मैं केयर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्यूरियस हूँ। तो देना थोड़ा थोड़ा फिलोसफिकल बातें आप समझे, साथ साथ में इसके अंडर एक वो करंट चल रहा है फिलोसफी वाला। एंड यू दैट शैल क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर, और तुम, ये जो मैन विमेन जो क्राउड है, जो तुम डेली क्रॉस करोगे आगे, आज तो तुम कर रहे हो, एंड यू दैट शैल, और जो तुम करोगे, फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहा है। यहां पर ये आगे फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहा है, जो मैं यहां दिखा रहा हूं शेडो के अंदर, फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहा है इनकी, जो तुम आगे कभी रहोगे, है ना, फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की बात कर, आगे आने वाली पीढ़ियां, यू शैल क्रॉस, अभी जो कर रहे हैं मैं उनके लिए भी क्यूरियस हूं, और जो कभी आगे शोर टू शोर, मतलब इस किनारे से उस किनारे, या कह सकते हो थोड़ा सिंबॉलिकली, थोड़ा स्पिरिचुअली बात करो तो लाइफ टू डेथ, जो कभी पैदा होंगे हम जैसे ही, और जो मरेंगे, जैसे हम मर गए वो आगे वो भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे। तो शॉर्ट टू शॉर्ट, या शॉर्ट टू शॉर्ट मतलब मैनहट्टन टू ब्रुकलिन और ब्रुकलिन टू मैनहट्टन, जो इधर से उधर क्रॉस करेंगे आगे आने वाली पीढ़ियां भी, जो मेरी इस पोएम को पढ़ रहे हैं, है ना। अभी कह सकते हैं जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं वो रीडर्स, तुम भी जब देखोगे इस सनडाउन को, सूरज को डूबते हैं, तभी इस पोएम का नाम सनडाउन पोएम रखा था, क्योंकि सूरज डूबने वाला है आधे घंटे बाद ना, तो नाम रखने का रीजन एक ये भी रहा है। यू शैल क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर, ईयर्स हैंड्स आर मोर टू मी, तुम मेरे लिए और ज्यादा क्यूरियस होंगे, ये जो है वो तो है ही, तुम मेरे लिए मोर क्यूरियस रहोगे, एंड मोर इन माई मेडिटेशन, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचूंगा। देखो, मोर मी, मोर माई, रिपीटिशन हो रहा है, मोर मी मोर माई, और एम है ना, माइट एम, कितने सारे एम है, तो एलिट्रेशन भी है, एलिट्रेशन आपको नजर आ रहा होगा, खूब सारा एलिट्रेशन इसमें है ना। मोर मोर माई मी एम मेडिटेशन, तो तुम्हारे बारे में मैं कुछ ज्यादा ही चिंतन करूंगा। अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, चिंतन की तरफ जा रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए जो है चिंतन करूंगा, है ना, तुम्हारे लिए सोचूंगा, तुम्हारे लिए बात करूंगा, तुम्हारा भी मैं ध्यान रखूंगा, तुम्हारे बारे में भी मैं कुछ सोचूंगा, क्योंकि हम सब एक ही तो हैं, चाहे पास्ट की जनरेशन हो, है ना, चाहे प्रेजेंट की जनरेशन हो, और चाहे फ्यूचर की जनरेशन हो, वी ऑल आर वन सोल, वी ऑल आर वननेस, वी आर ऑल इन वननेस। हम लोग डाइवर्स हैं बट स्टिल हम एक यूनिटी है, हम सब एक है। वी आर द पार्ट ऑफ ओवर सोल, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, वी आर द पार्ट ऑफ बिग सोल, है ना।
तो मैं तुम्हारे बारे में भी ख्याल रखूंगा, तुम्हारे बारे में भी हम सोचेंगे। देन यू माइट सपोज, तुम तो सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। हो सकता है आने वाली जनरेशन कह रहा है कि तुम हमारे बारे में ना सोचो कि वॉल्ट विटमैन कौन था, कैसा कवि था, बट हम तो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम हमारा ही हिस्सा हो। जैसे हम पास्ट जनरेशन के हिस्सा थे, ऐसे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारा हिस्सा होने वाली है। तो हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचेंगे, हम तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तुम्हारे बारे में ज़्यादा चिंता करेंगे। जैसे कि माँ बाप अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा केयर करती है, अपने बारे में कम केयर करती है, उनके बारे में ज़्यादा केयर करती है। हम उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है ना, ये ऐसा कह रहा है। फिर इसके बाद सेकेंड सेक्शन आता है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपने देखा कि ये एक फेरी से ट्रैवल कर रहा है, मैनहट्टन से काम करके वापस ब्रुकलिन की ओर लौट रहा है। सन डाउन होने वाला है आधे घंटे के बाद, आधा घंटा ऊपर है, बस आधे घंटे बाद नीचे आ जाएगा। और उसकी फेरी में कुछ मैन वीमेन क्राउड है, और जो उनके लिए क्यूरियस है, जिनके बारे में वो सोच रहा है, और जो लोग अभी हैं उनके बारे में भी सोच रहा है, और जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, ही इज़ क्यूरियस, मोर क्यूरियस फॉर दैम ऑल्सो, टू दैम ऑल्सो, है ना। ये सब पढ़ा। अभी सेक्शन 2 है, जिसमें ये इसकी एक थोड़ी फिलॉसफी यहाँ नज़र आएगी। वही दृश्य है, वही लोग, वही फेरी और वही फ्यूचर जनरेशन, वही रिवर, ईस्ट रिवर। क्या बात करता है? द इम्पैलेबल सस्टेनेंस ऑफ मीन। देखो, मैं मेरी बात करूँ तो वॉल्ट विटमैन कहता है कि मैं थोड़ा सा समझने में कठिन हूँ। इम्पैलेबल, है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुझे थोड़ा समझना कठिन है। सस्टेनेंस होता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस होता है मतलब आपकी आजीविका, जीविका, लिविंग, मेरा जीवन, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा इम्पैलेबल, इनपैल्पेबल है, इतना इजीली समझ में नहीं आता। फ्रॉम ऑल थिंग्स एट ऑल आवर्स ऑफ द डे, है ना, क्योंकि ये पोएट है, कवि है, और इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, ऐसा कुछ ही कहना चाह रहा है। इसकी थोड़ी फिलॉसफी और इसका जो ये जो ट्रांसेंडेंटलिज्म वाला जो व्यू है, या जो ये अभी सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, थोड़ा उसको समझना कठिन है। और इसका एक मतलब और समझ सकते हैं कि आपका ना, हम सब एक जैसे हैं, हमारे लिए जीवन चलाना, मेंटेनेंस रखना थोड़ा वो भी कठिन है मेरे लिए। क्योंकि आपने देखा होगा, इसका मैं आपको थोड़ा बता रहा था, एक दूसरा मीनिंग हम समझने की कोशिश करें अगर, कि बहुत जल्दी ही कमाना शुरू कर दिया, इसके लिए थोड़ा कठिन था। 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, इसको काम करना पड़ता था, इसके बहुत सारे काम करने पड़े, इसको डेली काम करने जाना पड़ता था, इसकी पूरी फैमिली कहीं और सेटल हो गई, और ये ब्रुकलिन में अकेला रह रहा था, तो इसने बहुत सारे काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कह सकते हैं कि मेरे लिए एट ऑल आवर्स ऑफ द डे अगर कहें तो दिन में कैसे मैं क्या काम करता हूँ, कैसे नहीं करता, कैसे अपना जीवन चला रहा हूँ, कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, वो थोड़ा समझना कठिन है। या फिर दूसरा फिलोसफिकल बात करें तो मेरे विचार, मेरे सोच, मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरा वन सोल का, ओवर सोल का जो आइडिया है, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये कहता है द सिंपल कॉम्पैक्ट वेल जॉइंड स्कीम। और ये जो इसका विचार है, इसको समझना थोड़ा कठिन है, जो ये सोच रहा, जो बताने वाला है आपको ना, इसकी जो फिलॉसफी है, आप ये ज़्यादा कनेक्ट करो कि जब इसकी फिलॉसफी, उसको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन क्या कह रहा है आप समझने की कोशिश करना। हम सब ना एक स्कीम से जुड़े हुए हैं। स्कीम मतलब यूनिवर्सल स्कीम, जो ईश्वर ने बनाई है हमारे लिए, यूनिवर्सल स्कीम है ना। कि जो एक दुनिया जो चल रही है, दुनिया के लॉ, उसके जो तौर तरीके, उसके जो वे हैं ईश्वर के, नेचर के, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हम सब क्या है, सिंपली हम सब अलग अलग इंडिविजुअल है, हम सब अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी हैं, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड। फिर भी हम जुड़े हुए हैं अपने शेयर्ड एक्सपीरियंस से। मान लीजिए हमारे एक जैसे दुख है, एक जैसा जीवन है, एक जैसा हमारी आजीविकाएं हैं, हमारा डेली आना जाना, फेरी पे एक साथ यात्रा करना, हम सब एक ही स्कीम के अंडर काम करते हैं। हम सबको गॉड चला रहा है, हम सबको वो ओवरसोल चला रही है, हम सबको नेचर चला रही है अपने हिसाब से। हमें भले ही ये लगता हो कि हम अलग अलग हैं और हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, बट आप देखना एंड ऑफ द डे आप किसी के हाथों की कठपुतलियां हैं। हम सब एक जैसे हैं, सब पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सबको एक जैसे दुख, एक जैसे सीन नजर आते हैं, सबको एक जैसा महसूस करते हैं हम लोग। तो ये कह रहा था सिंपल कॉम्पैक्ट वेल जॉइंड स्कीम। माई सेल्फ डिसइंटीग्रेट, मैं अपनी बात करूं, जैसे हम डिसइंटीग्रेट, हम औरों से अलग हैं,
डिसइंटीग्रेटेड मतलब हम सेपरेटेड हैं, हम औरों से अलग लगते हैं, हम सब के चेहरे अलग है, कई बार लगता है कि विचार अलग है, मेरा बोलने का स्टाइल अलग है, मेरा चेहरा अलग है। हम भले ही अपने आप को अलग समझ लें, जो लगते भी हैं भी, और हमें अपने आप को इज्जत देनी भी चाहिए, हम अपने आप को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने आप को समझना चाहिए, हमें अपने आप पर भरोसा भी करना चाहिए। हम अलग हैं, हमारा स्टाइल अलग होना चाहिए, वो है। एवरीवन डिसाइड, मैं अकेला अलग नहीं हूँ, सभी तो अलग हैं। इस फेरी पे बैठने वाले जितने भी मैन एंड वीमेन, जितने भी क्राउड है, इन सब के चेहरे अलग, इनके तौर तरीके अलग, काम पे अलग जाते हैं, उतरेंगे अलग अलग जगह, काम अलग अलग जगह करेंगे, इनके परिवार अलग है, इनके दोस्त अलग है, इनके स्टाइल अलग है, इनकी पढ़ाई अलग है। स्टिल ये कहेगा येट पार्ट ऑफ द स्कीम, बट हम सबको एक ही स्कीम चला रही है, हमको एक ही लो, एक ही गॉड चला रहा है, हमें एक ही नेचर चला रही है। हम सब उसी के हाथों में स्ट्रिंग की कठपुतलियां हैं, हम सबको चला, हम स्टिल वी आर कनेक्टेड। हम भले ही डिसइंटीग्रेटेड है, सेपरेट है, इंडिविजुअल है, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड, वी आर वर्किंग अंडर सेम स्कीम, run by God, run by nature. The similitudes of the past and those of the future. चाहे हम जो प्रेजेंट एज है, हम जो इस फेरी में ट्रेवल कर रहे हैं, या जो पास्ट में जो इस फेरी में ट्रेवल करते थे, या फ्यूचर में जो इस फेरी में जो ट्रेवल करेंगे, हम सबको, किसी को भी देख लो, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे, हम में समानता है, हम सब सिमिलर हैं। सिमिलिट्यूड यानी हम सब सिमिलर हैं, हम सब एक जैसे हैं। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस, हम में कोई अंतर नहीं है। वही नाक, वही कान, वही चेहरे, वही दो टांगें, दो हाथ, वही दिमाग। अरे देखा जाए तो हम सबको भगवान ने बनाया है, सब पैदा होते हैं, काम करते हैं, मरते हैं, सब एक जैसे ही तो हैं। चाहे वो पास्ट जनरेशन को देख लो, हमारे जो पूर्वज थे, चाहे हमें देख लो, वो भी काम करते थे, वो भी मजबूरियों में फंसे हुए थे, वो भी पैदा हुए, पढ़ाई की, शादियाँ की, मर गए, उन्होंने बच्चे पैदा किए, पर हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, आगे वाली पीढ़ियाँ भी सब ऐसे ही करेंगी। वो भी घूमने गए, उन्होंने पहाड़ नदियाँ देखी, हमने भी पहाड़ नदियाँ देखी, हम सब एक जैसे हैं, हमें कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, हमें कोई भी अंतर दोस्तों नहीं, हम सब एक जैसे हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस, हम सब एक ही स्कीम के तहत काम करते हैं, हम सब एक जैसे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस। चाहे पास्ट के लोगों को देख लो, चाहे फ्यूचर के लोगों को देख लो, है ना, ये इसकी फिलॉसफी है। ये अब आ गया है कहीं ना कहीं ट्रांसेंडेंट इस पर, ये है हम सब एक जैसे हैं, है ना। शेयर, हमारे सबके एक ही शेयर्ड एक्सपीरियंस है, सबके एक जैसे एक्सपीरियंस हैं, हम सब एक ही उसके तहत काम कर रहे हैं, स्कीम के तहत, सबके शेयर्ड एक्सपीरियंस हैं, हम सबके एक जैसे अनुभव, एक जैसे शरीर है, हम सब एक जैसे, सबको चलाने वाला तो एक ही है ना ये। और ये इसी बात को लास्ट तक आपको समझाना चाहेगा कि भले ही हम अपने आप को कितना ही अलग समझ ले, जो हम हैं भी, हम डिसइंटीग्रेटेड हैं, यट हम सब एक ही स्कीम का हिस्सा हैं। हमको चलाने वाली जो सुप्रीम जो पावर है वो एक ही है, ठीक है ना। ये बात कहना चाह रहा है सेक्शन 2 में। द ग्लोरीज स्ट्रंग लाइक बीड्स, हम सब एक मोती की तरह बंधे हुए हैं, जैसे देख रहे हो अभी, हम एक स्ट्रिंग की तरह है, हम एक बीड्स, मोती जो होते हैं, पर्ल्स, उनके एक स्ट्रिंग, माला की तरह हैं। हम सब बंधे हुए हैं एक माला से, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक स्कीम से जुड़े हुए हैं, हम सब एक जैसे हैं। इस तरह की जो माला है, हम सब उस माला से कनेक्टेड हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सबकी मेमोरीज एक जैसी हैं, हम सबके एक्सपीरियंस एक जैसे हैं। हम सबको नदी देखकर अच्छा लगता है, सबको पहाड़ देखकर, अपवाद तो हर जगह होते हैं, बट जनरली वी आर कनेक्टेड। हमारी यादों की जो माला है वो एक है, हमारे एक्सपीरियंस एक जैसे हैं, हमें गुस्सा आता है एक जैसी बातों के ऊपर, हमें खुशियाँ होती है एक जैसी चीज़ों के ऊपर, हमें चला रही है कोई एक ही पावर, एक ही स्कीम, एक ही यूनिवर्सल स्कीम हमें चला रही है। हम सब एंड ऑफ द डे एक जैसे हैं। ग्लोरीज, हमारी शानो शौकत, सब एक धागे से बंधी है। लाइक सिमिली का यूज कर लिया।
सिमली का यूज किया, देखो लाइक ग्लोरीज स्ट्रंग लाइक बीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। हम सब एक मोती की माला में पिरोए हुए लोग हैं। हम भले ही अलग अलग हैं, पर हम सब मिलकर के एक माला बनते हैं। माला, एक मोती का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक वो उस माला से नहीं जुड़ेगा। तो हमारे इंडिविजुअलिटी का, सेपरेट जो हमारी आइडेंटिटी है, उसका कोई महत्व नहीं है। हम सब इस नेचर से जुड़ करके ही हम जी सकते हैं। हम सब कनेक्टेड है, हम सब एक दूसरे से जुड़ेंगे। कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है, अकेले हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी सबका जो पार्ट है ना, हम सब आपस में एक दूसरे से दोस्तों जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? वी आर कनेक्टेड लाइक अ यू कैन से गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, गार्लैंड ऑफ बीड्स, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। वी आर कनेक्टेड, हम सब जुड़े हुए हैं, है ना। भले हम कितने अलग अलग अपने आप को मान लें, पर एक माला के अंदर पिरोए हुए हैं सब लोग। ऐसे नेचर की स्कीम में हम सब जुड़े हुए हैं, गॉड की स्कीम में हम सब जुड़े हुए हैं। भले ही, इसलिए तुम मेरे लिए क्यूरियस हो। ये जो मैन विमन है, तुम मेरा ही हिस्सा हो। हम एक माला के मोती हैं। हम मिलकर के ही ये दुनिया बनाते हैं, हम मिलकर के ये कायनात बनाते हैं, हम मिलकर के सोसाइटी बनाते हैं। तो हम लोग अलग अलग नहीं हैं, भले ही हम अलग अलग हैं, बट स्टिल वी आर द पार्ट ऑफ अ सिंगल स्कीम, नेचर, गॉड, यूनिवर्स। हम सब एक जैसे हैं। लाइक बीट्स ऑन माई स्मॉलेस्ट साइट्स एंड हियरिंग्स। देखो, जैसे मैं जो दृश्य देखता हूँ, जो मैं हियरिंग जो सुनता हूँ, वो तुम भी देखते हो, वो तुम भी सुनते हो। जैसा मैं महसूस करता हूँ, वैसा तुम भी महसूस करते हो। पहाड़ को देखकर, बर्फीले पहाड़ को देखकर सबको खुशी होती है। सूरज डूबता हुआ, उगता हुआ, सबको अच्छा लगता है। वो दृश्य ही ऐसा है। म्यूजिक लगभग लगभग सभी को अच्छा लगता है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये हम सब एक जैसे ही तो हैं। ऑन द वॉक इन द स्ट्रीट, आप गलियों में जब घूमते हैं, एंड द पैसेज ओवर द रिवर, जब नदी के रास्तों से आप गुजरते हैं, आपको सब कुछ जो दिखता है, जो सुनता है, जो मुझे दिखता है, जो मुझे सुनता है, वो तुम्हें दिखता है, वो तुम्हें भी सुनता है। हम अलग अलग कैसे हो गए? फिर सब एक ही तो हैं। द करंट रशिंग टू सो स्विफ्टली एंड स्विमिंग, स्विफ्टली और स्विमिंग, देखो एस और एस एलिट्रेशन है ना, एलिट्रेशन। द करंट, जो नदी बह रही है, उसकी जो धारा प्रवाह हो रही है, करंट जो फ्लो ऑफ वाटर है। रशिंग सो स्विफ्टली एंड स्विमिंग विद मी फार अवे, ये जो पानी है, ये देखो कितना दूर जा रहा है हमसे, दूर जा रहा है हमसे। ऐसे ही ये, इसको थोड़ा मेटाफोरिकली समझो अगर, तो करंट, ये लाइफ का करंट भी है। आप धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं और आपका जीवन खत्म होते जा रहा है। रनिंग, करंट, रशिंग सो स्विफ्टली, ये पानी हमसे दूर जा रहा है, जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। एंड स्विमिंग विद मी फार अवे, है ना। उसको वो एहसास भी हो रहा है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। जब आप बड़े होते हो, समझदार होते हो, तो फिर आपको लगता है कि हम सेपरेट नहीं। हमें लगता था कि हमारी दुनिया अलग है, हम अपनी दुनिया के अलग हीरो है। मैं जैसा सोचता हूँ कोई नहीं सोचता। बाद में पता लगता है जैसा आप सोचते हो सब वैसा ही सोच रहे हैं, सबको वैसा ही लग रहा है। हम सब तो बीड्स, एक ही स्ट्रिंग के बीड्स हैं। हम तो एक ही स्कीम के अंडर काम कर रहे हैं। हम लोग एक ओवर सोल के अंडर, एक अम्ब्रेला सोल है, एक ओवर सोल है, जिसके अंडर में हम सब लोग हैं। हम अलग नहीं हैं। करंट रशिंग सो स्विफ्टली, ये जो धारा है पानी की, बहुत जल्दी बहती जा रही है। स्विमिंग विद मी फार अवे, है ना। द अदर्स दैट आर फॉलो टू मी, देखो कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग पीछे चले गए। ये भी कह रहा है कि पास्ट, कुछ जनरेशन चली गई, वो निकल गए, वो पहुंच गए, फार अवे, वो चले गए। और कुछ अदर्स दैट आर टू फॉलो मी, कुछ ऐसी जनरेशन है जो आएगी, नेक्स्ट जनरेशन। देखो, पानी जो है ना रिवर का, ये आप कह सकते हैं एक नदी है, जीवन नुमा, रिवर ऑफ लाइफ। और जो फेरी है वो उसकी यात्रा है, जीवन की यात्रा। तो रिवर है ना, एक सिंबॉलिक मीनिंग है। रिवर जो है वो एक लाइफ है ना, जो एक आप सी ऑफ लाइफ कह दें। और फेरी जो है वो शिप ऑफ लाइफ है। फेरी ऑफ लाइफ मीन्स आप सबको उस फेरी पर गुजरना है, आप सबको लाइफ को गुजरना है, आपको अनुभव लेने हैं, इस किनारे से उस किनारे पहुंचना है, लाइफ टू डेथ जाना है। हम सब इस शिप की, फेरी की यात्रा कर रहे हैं। हम सब एक जैसे हैं, हम सब पैदा हुए हैं और मरने की तरफ, रास्ते की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आए और चले गए,
बहुत दूर चले गए, स्विफ्टली जल्दी चले गए, स्विमिंग तैर कर उन्होंने इस जीवन की नैया को पार कर लिया। देखो आप, जीवन की नैया को पार कर लिया, हिंदी में तो आता है ना ऐसे, उसको पार कर लिया, चले गए। और कुछ लोग आएंगे जो ऐसे हमारी तरह वो भी जाएंगे, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, सब आएंगे सब जाएंगे, हम सब एक ही स्कीम के अंडर काम कर रहे हैं। वी ऑल आर मोर्टल, हम सब मरने वाले हैं। द टाइज बिटवीन मी एंड देम, हम सब में एक जैसा ही तो बंधन है, हम सब एक ही स्कीम के अंडर तो काम कर रहे हैं। जैसा मैं पैदा हुआ, बूढ़ा हो रहा हूं, मरूंगा, ऐसे मेरे एंसेस्टर्स ने भी किया, और जो हमारे सक्सेसर्स होंगे, आने वाली पीढ़ियां, वो भी ऐसे ही करेंगी। जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी ऐसे ही होंगी, पास्ट जनरेशन भी ऐसी थी और प्रेजेंट जनरेशन भी ऐसी ही है। we all are same. The certainty of others, the life, love, sight, hearing of others, हम सब एक जैसे कैसे हैं? हम सब सर्टेनिटी ऑफ अदर्स, जैसे हम है वैसे दूसरे, पक्का सबका वही जीवन, सब प्यार करेंगे, सभी दृश्य देखेंगे, है ना। जैसे मैं देख रहा हूँ, रिवर देख रहा हूँ, ये स्काई देख रहा हूँ, क्लाउड्स देख रहा हूँ, सन डाउन देख रहा हूँ, हम प्यार कर रहे हैं, लव, हम सब एक जैसे ही तो हैं। घूम रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। जैसा पार्टी करने में मुझे मजा आता है वैसे आपको भी मजा आता है। जैसे गाने सुनने मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे आपको भी अच्छे लगते हैं। जैसे मैं पैदा हुआ, आप भी पैदा हुए, जैसे मैं जी रहा हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, जैसे मैं काम कर रहा हूँ आप भी काम करोगे, सब वैसे ही तो है। हम सब एक ही तो है, हम एक ही बीट्स के, हम एक ही गार्लैंड के बीट्स है, एक ही स्ट्रिंग के तो बीट्स है। हम सब की वही जिंदगी, वही प्यार, वही दृश्य है, और वही हियरिंग, वही सुनना, वही देखना, सब कुछ एक जैसा ही तो है। देखो एक खास बात यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है, द लाइफ एंड लव एंड साइट एंड हियरिंग, ऐसे ना एंड यूज होने चाहिए थे, पर इसमें कंजक्शंस का यूज नहीं किया। और जब इस तरह से कंजक्शन यूज नहीं करते, इसको एसिंडेंटन कहते हैं, एसिंडेटन, एसिंडेटन, ये इसने कई बार यूज किया है। वो फ्री फ्लो के चक्कर में इसके विचार में वर्ड्स आते जा रहे हैं, और ये कंजक्शन करके उनको होल्ड नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, फ्री फ्लो करना चाहता है, रिवर की तरह, अपने जीवन की तरह। जैसे नदी में पानी बहता चला जाता है और फिर नया पानी आ जाता है, पुराना चला जाता है, नदी वहीं रहती है, जैसे जीवन हमारा वहीं, ये नदी की तरह जीवन है, और इसमें नैया हमारी ऐसे आती आती रहती है, पानी आता जाता रहता है और लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो देखो बीच में ये कंजक्शन नहीं लगा रहा, और इसको हम बोलते हैं एसिंडेटन। एसिडेंटन का ये यहाँ पर इसने क्या किया है दोस्तों, यूज किया है। ओके गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा हम जैसे एक जैसे, हम सब का एक ही लाइफ है, कुछ हम अलग अलग नहीं है। फिर देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अदर्स विल, अदर्स विल, अदर्स विल, शुरू में कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जब सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं इन सक्सेसिव लाइन्स ऑफ पोएम्स और प्रोज, दिस इज नोन एज, यस, एनाफोरा। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एनाफोरा। एनाफोरा का इस पूरी पोयम में बहुत यूज किया है वॉल्ट व्हिटमन ने। अदर्स विल एंटर द गेट्स ऑफ द फेरी, जैसे हम लोग फेरी के गेट से इस फेरी के अंदर आए, बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, और दूसरे भी आएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन, वो भी इस तरह से आएंगी। जो इस कविता को पढ़ रहे हैं, हम और आप जैसे लोग, वो भी फेरी में बैठेंगे। अब तो खैर फेरी वाली सेवा ही खत्म हो गई है, जनरली लोग केवल टूरिज्म के चक्कर में करते हैं, बट पहले डेली आते जाते थे, तो इसको तो वही ध्यान था। वो लोग आएंगे, एंटर द गेट्स ऑफ द फेरी एंड क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर। ये फिर देखो रेपिटेशन हो रहा है, सब लोग आएंगे, एंटर करेंगे, एंड क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर, और एक किनारे से दूसरे किनारे जाएंगे, पैदा होंगे, लाइफ, लव, साइट, हियरिंग एंड डेथ, सब वही काम करेंगे। लोग आएंगे, इस फेरी में सफर करेंगे, जीवन यापन करेंगे, अपने जीवन को पार करेंगे, शोर टू शोर, लाइफ टू डेथ, है ना। थोड़ा सा मेटाफोरिकल मीनिंग साथ समझते चले जाओ। वैसा सिंपल मीनिंग तो गया कि भाई फेरी में लोग बैठते हैं और डेली आएंगे जाएंगे, जैसे हम आ रहे हैं जा रहे हैं ब्रुकलिन से मैनहट्टन, मैनहट्टन से ब्रुकलिन, ईस्ट रिवर को पार कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे वो बाकी के लोग भी इसे फेरी में बैठेंगे, पार करेंगे, कोई सिंपल मीनिंग हो गया। एक है जिस तरह हम जीवन में आए, इस जो नदी रूपी जो जीवन है ना, इसको हम पार करेंगे एक किनारे से दूसरे किनारे, लाइफ से डेथ की तरफ, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी।
एंड अदर्स विल वॉच द रन ऑफ द फ्लड टाइड। जैसे हम फ्लड टाइड को देख रहे हैं, जैसे हम इस पानी को देख रहे हैं, ऐसे आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस पानी को देखेंगी, इन दृश्य को देखेंगी, इन फेरी को देखेंगी और सन को देखेंगी और मैनहट्टन सिटी को देखेंगी। अदर्स विल सी शिपिंग ऑफ मैनहट्टन, मैनहट्टन के जो शिपिंग है, जो जहाज है, उनको वो देखेंगे। अब ये लिस्टिंग कर रहा है, कैटलॉग, एक लिस्ट बना रहा है, क्या क्या देखेंगे, इसको कैटलॉग कहते हैं। वो भी देखेंगे, मैनहट्टन के शिपिंग को देखेंगे, नॉर्थ साइड में जो शिपिंग जो है, वेस्ट साइड में जो शिपिंग है, उनको देखेंगे। एंड द हाइट्स ऑफ ब्रुकलिन टू द साउथ एंड ईस्ट, और साउथ की तरफ जो ब्रुकलिन छोड़ दिया है, ईस्ट की तरफ जो ब्रुकलिन छोड़ दी, उसको भी देखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं, हमारी पिछली पीढ़ियों ने देखी, आगे आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। जैसे हम जीवन को इस तरफ से उस तरफ पार कर रहे हैं, हम पैदा हुए, लव किया, देखा, घूमा, एक्सपीरियंस लिया और मर गए, ऐसे आगे आने वाली पीढ़ियां भी सेम काम करेंगे। अदर्स विल, देखो फिर अदर्स विल आ गया है ना, अदर्स विल 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, है ना। अदर्स विल सी द आइलैंड्स लार्ज एंड स्मॉल, और नदी से गुजरते गुजरते बड़े आइलैंड, छोटे आइलैंड जो हमने देखे वैसे देखेंगे। तो ये लोग भी अपने जीवन के अंदर छोटी बड़ी बातें देखेंगे। कभी जीवन में छोटी घटना हुई, कभी कुछ बड़ा मिल गया, कभी कुछ छोटा मिला, कभी दुख कभी सुख, है ना। ऐसे एब एंड टाइड और ऐसे आप कह सकते हैं अप एंड डाउन जीवन में चलते रहेंगे, जो हमने देखा। तो ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सबके साथ होता है, सब हम एक जैसे हैं, एक ही नाव के सवार हैं, हम सब एक ही नाव के सवार हैं। ये बहुत अच्छी लाइन मैंने बोली है आप लोगों के लिए। हम सब एक ही फेरी के ट्रैवलर्स हैं, हम वॉयस कर रहे हैं, सब एक जैसा है, हम सब एक है, हमारे एक्सपीरियंस एक जैसे है, शेयर्ड एक्सपीरियंस यूनिवर्सल है, हम सब एक ही स्कीम के अंडर काम कर रहे हैं, ऐसा ही कह रहा है। 50 ईयर्स हैंस, इसके बाद 50 साल बाद देख लेना चाहे आप। अदर्स विल सी द, वही अदर्स विल आ गया, 50 साल बाद भी ऐसे ही होगा। दे क्रॉस द सन हाफ एन आवर हाउ हाई, और जैसे आधे घंटे पहले हम अपने मैनहट्टन से ब्रुकलिन आ रहे हैं, ऐसे वो लोग भी आएंगे, उनके भी जीवन में सनसेट होगा, है ना। सनसेट का मतलब पोएम्स में जनरली मरना भी होता है, जीवन का अंत होना भी होता है, बस इतना सा समय बचा है जीवन का। उनके लाइफ में भी ऐसे ही होगा, कभी ऐसा उनका एहसास होगा कि हमारे जीवन का कुछ ही समय बचा है। या अगर आप सिंपल मतलब समझे तो भाई, जैसे हम शाम को वापस आ रहे हैं, काम करके लौट रहे हैं, ऐसे वो लोग भी काम करके लौटेंगे। जैसे हम मरने की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन का कुछ समय ही बाकी रह गया है, सूर्य अस्त होने में, हमारा जीवन अस्त होने में, मंजिल पे पहुंचने पे, डेथ सबकी मंजिल है, उस डेथ तक पहुंचने में सबको आधा घंटा लगेगा, कुछ समय लगेगा, सबके साथ ही ऐसा ही होगा। 100 ईयर्स हैंस, अच्छा आप 100 साल बाद देख लेना, हम सब मॉर्टल हैं, पहले वाले भी, आज वाले भी, 50 साल बाद वाले, 100 साल बाद वाले। एंड एवर सो मैनी 100 ईयर्स, तो बार बार रिपीट कर रहा है, 100 100, इसको रेपिटेशन कहते हैं, खूब यूज कर रहा है रेपिटेशन का। लोग भी होंगे, हाफ, हावर, हाई, पहले भी आया फिर वापस आ गया, एच एच एच, इसको आप एलिट्रेशन भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ये, है ना। 100 ईयर्स हैंस और सो मैनी 100 ईयर्स है, ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही साल बता दिया। हाइपरबली भी कह सकते हैं, आज से 100 साल बाद और कई 100 साल बाद देखो, अब पता नहीं दुनिया कैसी होगी, क्या होगी, क्या नहीं, बस इसने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता दिया, तो इसको आप हाइपरबली कहते हैं। ऐसा पोएम यूज करते हैं पोएट, है ना, पोएम के अंदर उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता, उसका मतलब है एग्जैगरेट करना चाह रहा है, ओवर स्टेटमेंट कर रहा है, तो हाइपरबली भी आपको यहाँ दिखाई देगी। 100 ईयर्स हैंस और एवर सो मैनी 100 ईयर्स हैंस, अदर्स विल सी दैट, अदर्स विल बार बार रिपीट हो रहा है, एम्फसाइज, जैसा हम देख रहे हैं, जैसे हमारे पास जनरेशन ने देखा, ऐसे आगे आने वाली पीढ़ियां भी लगातार इन चीजों को देखेंगी। विल एंजॉय द सनसेट, वो भी सनसेट को एंजॉय करेंगे। पोरिंग इन ऑफ द फ्लड टाइड, और जो पानी का जो टाइड ऊपर चढ़ रहा है उसको भी देखेंगे। फॉलिंग बैक, उसका जो गिरना होगा उसको भी देखेंगे, एप टाइड को। ऐसे आप कह सकते हैं जीवन में जवान होंगे, सफलताएं हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रोग्रेस को भी देखेंगे, और फिर बाद में जब उनका डेप्रिशिएशन होगा, ओल्ड एज की तरफ जाएंगे, तो जब उनका गिरना होगा, उनका शरीर बीमार होगा, बूढ़े होंगे, मौत की तरफ जाएंगे, उसको भी देखेंगे। वो सब जैसे अनुभव हम कर रहे हैं, सेम अनुभव वो भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं शेयर्ड एक्सपीरियंस की बात हो रही है, यूनिवर्सल शेयर्ड एक्सपीरियंस, है ना, उनकी बात हो रही है। हम सब एक जैसे एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करोगे। हम सबको एक ही नैया पार करनी है, हमारा सबका जीवन लगभग लगभग एक ही जैसा होता है, उस बात को लगातार कहना चाह रहा है दोस्तों।
अब आ जाते हैं सेक्शन थर्ड के ऊपर। सेक्शन थर्ड 9 सेक्शन है, इस वाली क्लास में हम लोग 4 जो है सेक्शन पढ़ने वाले हैं। ये वाला थोड़ा सा इसका और स्पिरिचुअल है, फिलोसॉफिकल है, और इसका ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है वो थोड़ा यहाँ ज़्यादा नज़र आएगा आपको। ये कहता है कि ये जो हमारे साथ हो रहा है, हम भले ही इंडिविजुअल है, हमें लगता है कि हम अलग हैं, बट ये कभी भी देख लो आप, ये सब समय से ऊपर है। पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी होगा। ये डिस्टेंस से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजेंट मैटर व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द टाइम, पास्ट, वेदर पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, वेदर नियर और फार। डिस्टेंस देख लो, कहीं भी इंडिया में देख लो, भारत वो इंग्लैंड में देख लो, अमेरिका में देख लो, हम सब लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, प्यार करते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। हम सबका जीवन एक जैसा ही तो है, हम सबको कोई एक ही तो चला रहा है। और आज से 50 साल पहले भी ऐसा था, आज से 50 साल बाद भी ऐसा होगा, 100 साल बाद भी ऐसा होगा। टाइम का और डिस्टेंस का इस पर कोई फर्क नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है। इट अवेल्स नॉट टाइम, अवेल्स नॉट यानी इट डजेंट मैटर, समय का कोई मैटर नहीं है। इट अवेल्स नॉट मतलब इट डजेंट मैटर, डज नॉट मैटर, समय का कोई फर्क नहीं है, नॉर प्लेस, न कोई स्थान का फर्क है। इसे कहते हैं सबसे ऊपर है, समय से ऊपर है, ये प्लेस से ऊपर है, कोई फर्क नहीं, हम सब। डिस्टेंस अवेल्स नॉट, न कोई दूरी का फर्क है, न कोई प्लेस का फर्क है, न कोई समय का फर्क है, हम सब एक जैसे हैं। हम सब में यूफेमी है, हम सब एक जैसे ही, हम सब समानता है हमारे अंदर, सिमिलिट्यूड, सिमिलरिटी है। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू मैन एंड वीमेन ऑफ जनरेशन, जो हमारी जनरेशन के लोग हों, और एवर सो मैनी जनरेशन है, या फिर कोई और कई जनरेशन हो, पास्ट की, प्रेजेंट की, कोई सी भी हो, चाहे हमारी प्रेजेंट वाली जनरेशन हो या चाहे कोई भी जनरेशन हो, पास्ट और फ्यूचर, कोई सी भी जनरेशन हो, हम सब एक ही तो जैसे हैं, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है। हम सब एक ही माला के मोती हैं, हमारे सबके एक ही एक्सपीरियंस है, हम सब ऐसे जीवन जीते हैं, हमारी एक ही नैया पे हम सब लोग सवार हैं, ऑन द सेम फेरी, हम सब एक जैसे, वी आर सेम, है ना, कोई फर्क नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। जस्ट एज यू, जस्ट एज एनी ऑफ यू, जस्ट एज यू, जस्ट एज यू, जस्ट एज यू, सेम। देखो आप, रिपीट हो रहा है, शुरू में सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, और इसे आप क्या कहते हैं दोस्तों? एनाफोरा, इसे एनाफोरा कहा जाता है। जस्ट एज यू फील व्हेन यू लुक ऑन द रिवर एंड स्काई, सो आई फेल्ट। कितनी प्यारी बात है, देखो आप, आगे वाली जनरेशन से बात कर रहा है। यू यहां पर है फ्यूचर जनरेशन, द पीपल ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मैन एंड वीमेन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये आगे आने वाली पीढ़ी के लोग हैं। जस्ट एज यू फील, जैसे तुम महसूस करोगे या करते हो, व्हेन यू लुक ऑन द रिवर, जब तुम रिवर को देखोगे तो तुम्हें जैसा महसूस होगा, यार क्या गजब की रिवर है, क्या मजा आ रहा है, क्या ऐसे पानी उछल रहा है, और क्या एप्स एंड टॉर्च है, क्या वेव्स है, जो तुम्हें देख के अभी वो पूरी लिस्टिंग करेगा, पूरा लिस्ट कर रहा है, ये लग जाता है लिस्ट बनाने में, कैटलॉग, एक लिस्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना, पूरी लिस्टिंग बना रहा है, पूरी लिस्टिंग कर रहा है। जैसे मैं महसूस करता हूं, तुमने भी महसूस किया, मैंने किया, तुम भी करोगे। जस्ट एज यू फील व्हेन यू लुक ऑन द रिवर एंड स्काई, जैसे तुमने आसमान को देखा, नदी को देखा, तुमने जैसा महसूस किया, आई फेल्ट, पहले मैंने महसूस किया था। हम सब एक ही फेरी के सवार है, हम सब एक ही नदी पर जीवन को जीने का तरीका हमारा लगभग एक जैसा ही है। जैसा स्काई को, रिवर को देख के मैंने महसूस किया था, ऐसा मेरे रीडर, मेरी फ्यूचर जनरेशन, तुम भी महसूस करोगे। ये हो सकता है इसकी जो पोएम है, पोएट अपने उनके रीडर्स को संबोधित कर रहा हो, जो आगे पढ़ेंगे इसकी कविता को, ये भी आप समझ सकते हैं। जस्ट एज एनी ऑफ यू इज वन ऑफ अ लिविंग क्राउड, जैसे तुम इस भीड़ का हिस्सा हो, आई वॉज वन ऑफ अ क्राउड, मैं भी ऐसे इस भीड़ का हिस्सा रह चुका हूं।
जस्ट एज यू आर रिफ्रेश्ड बाय द ग्लेडनेस ऑफ द रिवर, जैसे तुम्हें नदी को देखकर खुशी होती है, तुम अपने आप को रिफ्रेश फील करते हो। ब्राइट फ्लो, जिस पानी का, ये जो पानी का चमकीला पानी का फ्लो देखते हो और तुम्हें बड़ी खुशी होती है, तुम अपने आप को रिफ्रेश फील करते हो। आई वॉज रिफ्रेश्ड, ऐसे मैंने भी अपने आप को बहुत अच्छा सुकून महसूस किया। सेम फीलिंग, शेयर, सेम शेयर्ड एक्सपीरियंस, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, सब एक जैसे हैं। एज यू स्टैंड एंड लीन ऑन द रेल, जैसे तुम रील, ये रेल होता है ना, बट ये जो रेलिंग जिसको आप बोलते हैं, ये रेलिंग है। जैसे तुमने रेलिंग पर महसूस किया, रेलिंग है ना, खड़े होकर के तुमने दृश्य देखे, सेम तरीके से मैं भी खड़ा हुआ था। आई स्टूड, इट वॉज स्टैंड एंड लीन ऑन द रेल, जैसे तुम रेल पर खड़े होकर झुक कर देख रहे हो, लीन यानी झुक कर देखना, इस तरह से सब देखते हैं फेरी पे बैठे बैठे, ऐसे मैंने भी देखा। जैसे हम दुनिया के सारे अनुभव लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, जिंदगी के सारे अनुभव लेते हैं, जैसे तुम ले हुए लोगे, ऐसे मैंने भी लिए थे, ऐसे भी कह सकते हैं, लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। जस्ट एज यू स्टैंड एंड लीन टू द रेल येट हरी विद द स्विफ्ट करंट, और तुम ना जल्दबाजी करते हो यार, कैसे ये नदी जल्दी से नहीं, पानी, ये जो हमारी फेरी है जल्दी से चले और मंजिल पे पहुंचा दे। जल्दी करते हैं कि हमें पता चल जाए फ्यूचर के बारे में, ये भी एक दूसरा मतलब निकाल सकते हैं कि आपको हमेशा लगता है कि आगे क्या होगा, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या रहेगा, कितना पैसा कमाऊंगा, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। ये जल्दबाजी जिस प्रकार से आप करते हैं, इन द सेम वे ऐसी जल्दबाजी मैंने भी की है ना। और जैसे ये ना, घर जाने की जल्दी, काम से जल्दी लौट कर जल्दी जल्दी चले, हम कई बार फेरी में, बस में बैठे रहते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, वो जैसे चलेगी वैसे चलेगी, हमारी ज़िंदगी जैसे चलेगी वैसे चलेगी, वो फेरी जैसे चलेगी वैसे चलेगी, हमारी जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जल्दबाजी मैंने भी की है, ये जल्दबाजी आप भी कर रहे हैं, ये सब ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। जस्ट एज यू लुक ऑन द नंबरलेस मास्ट, मास्ट होते हैं, देखो ये जो बोट्स होती हैं, इनके ऊपर एक ऐसे एक ना वर्टिकल ऐसे वो एक पोल होता है बड़ा सा, और उस पर ऐसे हॉरिजॉन्टल्स ऐसे ना ये लगे होते हैं, ऐसे पोल लगे होते हैं इसके ऊपर, इसको मास्ट कहते हैं। मास्ट, ये मास्ट होता है ना, इसको मास्ट कहते हैं दोस्तों हम लोग, मास्ट। और इसके ऊपर ये रस्से होते हैं जिनको खींचना, बड़े करना, इसको रैगिंग कहते हैं, अभी आगे आएगा। ये मास्ट है, ये मास्ट जो ना, इस पे जिन पे कपड़ा लगता है, कैनवास लगता है, और वो पानी के अंदर जब जहाज चलता है तो पुराने ज़माने में वो हवा से उस जहाज को आगे ले जाया करता था, जो आपने यूलिसीज में पढ़ा होगा। यूलिसीज में इसका वर्णन किया है हमने ना, जब मैंने पढ़ाया था वो अपने टेनिसन की जो पोएम थी यूलिसीज, उसमें बात की थी। ये मास्ट होता है, और इस मास्ट को नंबरलेस मास्ट, ये खूब सारे मास्ट तुमने देखे होंगे शिप्स पे, एंड थिक स्टीम पाइप्स, और जो स्टीम के जो पाइप्स, जो धुआं निकलता है जहाज से, कुछ तो मास्ट से कपड़े चलती हैं जहाज, छोटे जहाज, कुछ स्टीम इंजन होते हैं जिसमें धुआं निकलती है, वो देखे होंगे है ना। आई लुक, ये मैंने भी देखे थे, स्टीम बोट्स के पाइप से धुआं निकलना, और जो छोटे छोटे जो फेरीज होते हैं, उनके मास्ट होते हैं जिनमें इस तरह जो कपड़ों के जैसे पिलर होते हैं, फिर कॉलम होते हैं, उनके ऊपर कपड़े लगा करके जहाज चलता है। तो दोनों तरह के जहाज, स्टीम इंजन वाले जहाज हों या वो सिंपल चलने वाले जहाज हो, तुमने देखे हो, मैंने भी देखे, है ना। हम सबका एक एक्सपीरियंस एक जैसा ही है। अभी खूब सारी कैटलॉग, खूब लिस्ट बनाएगा क्या क्या देखा। देखो हमने भीड़ देखी, है ना, भीड़ का हिस्सा रहे, तुम भी रहे। नदी के पानी को देखकर, चमकीले पानी को देख के मैं रिफ्रेश हुआ, तुम भी रिफ्रेश हो रहे हो। रेल पे खड़े होकर हमने नज़ारे लिए हैं, पानी के चलते भाव को देखा है, और तुम भी देख रहे हो। ऐसे मास्ट देखे हैं हमने, थिक स्टीम्ड पाइप्स देखे हैं जिनसे धुआं निकलता हुआ देखा, वो मैंने भी देखा और तुम भी देख रहे हो। ये सब दृश्य हमने एक जैसे, हमारे एक जैसे हैं। आई टू मैनी एंड मैनी अ टाइम क्रॉस द रिवर ऑफ ओल्ड, मैंने कई बार, मैनी एंड मैनी अ टाइम, ये रेपिटिशन है। मैंने कई बार, आई टू है ना, मैंने कई बार देखे हैं, क्रॉस द रिवर ऑफ ओल्ड, इस नदी को मैंने कई बार पार किया है, कई बार, क्योंकि डेली उसको काम के लिए जाना पड़ता था, कम्यूट करता था डेली। वो डेली मैनहट्टन से ब्रुकलिन, ब्रुकलिन से मैनहट्टन जाया करता था ईस्ट रिवर को पार करने के लिए फेरी से, और वो काम करने के लिए मैं जाया करता था। तो ऐसे मैं कई बार गया हूँ, मैनी टाइम्स, और ये करना पड़ता है अपने मेंटेनेंस के लिए, जीवन चलाने के लिए ये करना पड़ता है, तो मैं भी करता था, तुम भी ऐसा करोगे। वॉच द
12 मंथ सीगल्स, हमने 12 के 12 महीने सीगल्स देखे, मतलब 24/7, कभी छुट्टियां नहीं, और कम काम करने के लिए जाते थे। ये हमारा जीवन ऐसा ही है, हम सबको 12 महीनों काम करना पड़ता है। 12 मंथ, 12 महीने तक। ये आप कह सकते हैं दिसंबर, है ना, ये दिसंबर का भी प्रतीक हो सकता है। 12 मंथ दिसंबर, एक तरह से आप कह सकते हैं मेटोनमी की तरह यूज हो सकता है। 12वां महीना मतलब दिसंबर की बात हो रही है। हमने सी गर्ल्स देखे हैं, सी गर्ल्स होते हैं, ये सी बर्ड्स है, सी गर्ल्स। मैं बता रहा था जब हम लोग मुंबई से जा रहे थे एलिफेंटा, तो उसका एक छोटा सा ना, मैंने शायद इंस्टा पे या फेसबुक पे डाल भी रखा है कि वो इतने ज़्यादा सीगल्स थे, और आप ऐसे हाथ में कुछ खाने के लिए उनको चिप्स दे दो या कोई मूंगफली दे दो, कोई दाना दे दो, वो हाथ में से उठा के ले जाएंगे, और एक साथ बहुत सारे आते हैं, खूब सारे। वो दृश्य एक बड़ा ही मतलब अमेजिंग सीन है, वो खूब देखा है हमने इस तरह से। तो वो सब देखते जो जाते हैं, मैं क्या है उस फेरी में जितने भी लोग बैठे थे सब देख रहे थे। मैं 5 साल पहले उस फेरी में गया था, तब भी देखा, 2000 कुछ में गया था, 5-6 में, जब मैं कॉलेज टाइम में था, अरे स्कूल टाइम में थे शायद हम लोग, तब गया, तब देखा। और उसके बाद फिर अभी कुछ 2-3 साल पहले भी हम गए 22-23 के अंदर, तब भी हमने देखा सेम दृश्य, सेम सीगल, सेम जगह, सेम लोग ऐसे केव्स को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, सेम ही तो सब कुछ रहता है, हम सब एक जैसे। तो और वो 12 महीनों तक हम, ये तो कह रहा है कि डेली आना चाहिए, कोई एक दिन नहीं गया विशेष, इसका तो डेली का काम, ये डेली रूटीन था इसका। 12 के 12 महीने हम सीगल्स को देखते हैं। सो देम हाई इन द एयर, आसमान में ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इन द एयर फ्लोटिंग विद मोशनलेस विंग्स, है ना, कभी ऐसे हाई इन द एयर फ्लोटिंग करते हैं पंख को, और कभी तेज तेज उड़ते फिर ऐसे पंख को बिल्कुल ऐसे स्थिर कर लेते हैं, मोशनलेस कर लेते हैं, और फिर ऐसे उड़ते रहते हैं बिना पंख फड़फड़ाए, है ना। तो वो जैसे फड़फड़ा भी रहे होंगे और कई बार ऐसे मोशनलेस करके भी उड़ते हैं। ओसिलेटिंग, देखना इसमें खास बात है, फ्लोट, मोशन, ओसिलेटिंग बॉडीज। ओ ओ साउंड जो है आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, और जैसे वोवल साउंड रिपीट होते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं इसको आप लोग? एसोनेंस। एसोनेंस का इसकी पोएम में ना राइम स्कीम भले ही ना हो, बट सिंटैक्स का रिपीटिशन, वोवल साउंड का रिपीटिशन, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन, पूरे पूरे वर्ड का रिपीटिशन, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का रिपीटिशन खूब यूज हुआ है। तो ये पोएम कहीं ना कहीं रिदमिकल बनती है, म्यूजिकल बनती है। देखो आप, एयर फ्लोटिंग विद मोशनलेस विंग्स ओसिलेटिंग देयर बॉडीज, ये ऐसे उड़ते हैं मोशनलेस, कभी फ्लॉट करेंगे, कभी मोशनलेस हो जाएंगे, कभी ऐसे ऑसिलेट करेंगे, स्विंग करेंगे। ऑसिलेटिंग यानी स्विंगिंग, घूमेंगे इधर उधर, गोल मटोल घूमेंगे। स्विंगिंग देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज को क्या करेंगे? वो स्विंग करेंगे, इधर उधर स्विंग करेंगे, ठीक है ना, ये इनका काम रहता है। सो हाउ, अब देखो, सो सो सो, सेम वर्ड फिर रिपीट हो रहे हैं शुरू शुरू में। ऐसे रिपीट होते ही क्या बोलेंगे इसको आप लोग? एनाफोरा। कई बार रेपिटेशन तो बहुत है इसमें, शुरू में, लास्ट में, वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, पूरा पूरा वर्ड, बीच में, शुरू में, लास्ट में, देयर आर सो मैनी रेपिटेशन, सो मैनी रेपिटेशन। कई बार तो पूरी पूरी लाइन रिपीट होती है। अब क्या क्या देखा? सो हाउ द ग्लिसनिंग येलो इलेटा पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, हमने देखा कैसे चमकते हैं, ग्लिसनिंग, ग्लिसन, शाइन, कैसे शाइनिंग होते हैं येलो लिट पार्ट। इनका जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर से सूरज की रोशनी अभी आई रही है येलो और गोल्ड कलर की, जब सनसेट होता है तो उस समय जो सन की जो लाइट होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी येलो, थोड़ी थोड़ी रेड सी होती है, लालिमा ली हुई। तो जो उड़ते हैं तो ऊपर की तरफ जो पंख हैं उनके, उस तरफ वो येलो कलर पड़ता है, गोल्डन कलर पड़ता है। तो वो गोल्डन कलर पंखों पर दिखाई दे रहा है, वो मुझे भी दिखाई दे रहा है, तुम्हें भी दिखाई देगा। हाउ द ग्लिसनिंग येलो लिट अप पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, कैसे इनके बॉडीज के ऊपर वो येलो कलर दिखाई दे रहा है। एंड लेफ्ट द रेस्ट इन स्ट्रॉन्ग शेडो, और जो इनका जो फेदर्स है, जो विंग्स हैं, जो नीचे का हिस्सा है उस पर वो रोशनी नहीं पड़ रही, तो नीचे वाला शेडो है, वो अंधेरा है, डार्क है। ये वाला डार्क है, ऊपर वाला येलो है, ऊपर वाला शाइन कर रहा है, और ये वाला शेडो है, छाया है। दो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट जो है
बातें इन दो पार्ट में, एक एंड से पहले वाले में, एंड से पहले वाले में कह रहा है ग्लिसनिंग है, चमक रहा है, और एंड के बाद वाले में कह रहा है कि जो रेस्ट पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग शेडो में है, उसमें फुल अंधेरा सा छाया हुआ है, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो है पार्ट वो चमक रहा है। तो ये एंटीथीसिस है ना, एक तरफ येलो ग्लिसनिंग कर रहा है, एक तरफ डार्क शेडो है। तो इसमें ना आप देखना इसके अंदर क्या है, एंटीथीसिस का यूज विटमैन ने किया है। और पैरेलल स्ट्रक्चर है, देखो आप एक जैसा स्ट्रक्चर। सो हाउ द ग्लिस्टनिंग येलो लिट अप पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड लेफ्ट द रेस्ट इन स्ट्रॉन्ग शेडो, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक यूज किया इसने। सो द स्लो एस एस, ये एलिटेशन भी है। सो द स्लो व्हीलिंग सर्कल्स एंड द ग्रेजुअल एजिंग टवर्ड द साउथ। और ये जो है ना स्लो व्हीलिंग सर्कल्स, व्हील गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं, ऑसिलेटिंग कर रहे हैं, कभी ऐसे फड़फड़ा रहे हैं पंखों को, कभी मोशनलेस कर रहे हैं, कभी गोल गोल घूम रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट्स कर रहे हैं, पक्षी ऐसे ही करते हैं। तो वो मैं इन मूवमेंट्स को देख रहा हूँ, व्हीलिंग सर्कल्स को। एंड द ग्रेजुअल एजिंग टवर्ड द साउथ, और ये साउथ की तरफ ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं। तो बहुत विजुअल इमेजरी, फुल विजुअल इमेजरी यहाँ पर आपको यूज होते हुए दिखाई दे रही होगी। फिर देखो सो बता रहा हूँ, एनाफोरा है। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द समर स्काई इन द वाटर। और चूंकि समर है, देखो पूछ ले तो मौसम कौन सा, तो समर सीजन चल रहा है जिस दिन ये बात कर रहा है। और ये जा रहा है मैनहट्टन से काम करके ब्रुकलिन की ओर, शाम का टाइम है, आधा घंटा सनसेट होने में है, और वो जो रोशनी पानी में पड़ रही है, समर स्काई इन द वाटर, वो जो आसमान है ना समर स्काई, वो आपको वाटर में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो द रिफ्लेक्ट, कितना सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल ल्यूसिड सिंपल लैंग्वेज है। कहीं कोई आपको ऐसे नरेटिव सा लग रहा है, कोई कहानी बता रहा है, इसके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आगे आने वाली जनरेशन के साथ भी होगा। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द समर स्काई, सो एलिटेशन भी है। एलिटेशन तो खूब है, खूब बार बार है, कितनी बार बताऊं आपको मैं। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द समर स्काई इन द वाटर, और आसमान का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में दिखाई दे रहा है, जिसको देख रहे हो इस तरह से आप पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य मैंने भी देखा, तुम भी देखोगे, बार बार वही बात कर रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए आप लोग दोस्तों, हैड माई आईज डेजल्ड बाय द शिमरिंग ट्रैक ऑफ बीम्स। हैड माई आईज डेजल्ड, जब वो सूरज की रोशनी पानी पे पड़ती है शाम के वक्त, तो वो बिल्कुल स्काई रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट करने से जब पानी की वो समुद्र के अंदर जब ये चमकता है ना स्काई और जो सन है, तो आप कभी समुद्र जाना, वो पानी कुछ ज़्यादा ही रिफ्लेक्शन मारता है, तो आपकी आंखें जो होती है डेजल्ड हो जाती हैं। आंखें ऐसे ऐसे ना डेजल्ड हो जाएंगी, अंधेरा छा जाएगा, आप देख नहीं पाओगे उस रोशनी को। कभी सूरज की तरफ देखना और सूरज का पानी के अंदर रिफ्लेक्शन देखना, वो देखा नहीं जाता, तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, आपकी आंखें डेजल्ड हो जाती हैं, ब्लाइंड जैसी हो जाती हैं। तो हैड माई आईज डेजल्ड ब्लाइंडेड बाय द शिमरिंग, यानी कि शाइनिंग, चमक, ग्लिम, है ना, शाइनिंग से ट्रैक ऑफ बीम्स, जो उसकी बीम्स, जो उसकी रेज है ना, ग्रुप ऑफ रेज, सन की जो रेज है, जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है ना इस तरह के, बिल्कुल ये देखो आप, ये बिल्कुल ये देख लो आप, ये सेम दृश्य है। ये शिप है जो स्टीम है, ये बोले वो जो मास्ट वाले जो शिप है, ये वो है ना। और आप अपने इस पे बैठे हुए हैं, जब देखते हैं दृश्य को ऐसे, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका, स्काई का रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे पड़ रहा है, बिल्कुल आप विजुअल इमेजरी कर पा रहे होंगे, और इससे आपकी आंखें जो होती हैं वो डेजल्ड हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ब्लाइंड सी हो जाती हैं। एंड शिमरिंग ट्रैक ऑफ बीम्स, इन चमकीली चमकीली किरणों से, रेज से आपकी आंखें डेजल्ड हो जाती हैं। ये मेरी भी हुई हैं, पास जो भी देखते हैं सबकी होती हैं, आगे जो देखेंगे उनकी भी होगी। लुक्ड, अब देखो लुक्ड 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 लुक्ड, आपको ना यहां पर ये एनाफोरा तो याद ही हो जाएगा। जब शुरू में कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं स्टार्टिंग में, उन्हें एनाफोरा कहते हैं। अगेन वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ एनाफोरा।
लुक्ड एट द फाइन सेंट्रीफ्यूगल स्पॉक्स ऑफ लाइट। देखो ये बहुत अच्छा एक इमेजरी, विजुअल इमेजरी उसने यूज की। जब आप देख रहे हो आपके पीछे वेस्ट की तरफ सूरज छिप रहा है, उसकी रोशनी आप देख रहे हैं फेरी से खड़े होके समुद्र की तरफ, वो उधर अपने रिवर की तरफ, पानी की तरफ ऐसे, और पीछे से रोशनी आ रही है। तो रोशनी जो है आपको आपका शेडो दिखाई देगा वाटर के अंदर। तो आपका सिर दिखाई देगा इस तरह से, है ना, सेंट्रल फिगर में ऐसा सिर होगा, और इस सिर से फिर जो है इस तरह से किरणें निकलेंगी, है ना, जैसे ये निकल रही हैं। तो जब कोई चीज किसी सेंटर से दूर जाती है, रिफ्लेक्ट होके या ऐसे दूर जाती है, इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। अभी इसका प्रोनाउंसिएशन फ्यूगल है कि फ्यूजल है, आप चेक कर लेना, फ्यूगल होना चाहिए, देख लेना आप, मैं इसमें श्योर नहीं हूं। सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से कोई रेज जब दूर जाती हैं, है ना, उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। बिल्कुल सेम आप देख लो, ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ ये है, ऐसे लग रहा है जैसे सेंट्रीफ्यूगल कुछ किरणें ऐसे निकल रही हैं। वो दृश्य आपको भी दिखाई देंगे जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो स्पॉक्स ऑफ लाइट। स्पॉक यानी जो किरणें होती है, जैसे साइकिल में नहीं होता, आपके साइकिल में या बाइक्स के अंदर होता है, ये आप ऐसा मान लीजिए, साइकिल में जो बीच में ऐसे सेंटर होता है, और उसमें फिर ऐसे स्पॉक्स, ताड़ियाँ होती हैं, और फिर ऐसे पूरा पहिया बनता है, व्हील बनता है। कुछ इस तरह का सीन यहाँ दिखाई देता है। देखना आप, बिल्कुल आप इमेजिन कर पाओगे। लुक्ड एट द फाइन सेंट्रीफ्यूगल स्पॉक्स ऑफ लाइट राउंड द शेप ऑफ माई हेड, मेरे हेड की राउंड शेप से ऐसे लग रहा है जैसे किरणें निकल रही हैं। सनलिट वाटर, उस सूरज की रोशनी में, चमकते पानी में आपको कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई देगा, जो मुझे भी दिखाई दिया था, हमारी पास्ट एंसेस्टर्स को भी दिखाई दिया था, और जो फ्यूचर जनरेशन है, तुम जो मेरे रीडर्स हो, जब तुम कभी घूमोगे, फेरी में जाओगे, उसमें अंदर जाओगे, जब ट्रैवल करोगे, तो तुम्हें भी वो दिखाई देगा। सेम दृश्य, हम एक जैसे ही हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस, हम सब एक ही स्कीम के अंडर आते हैं। फिर देखो, लुक्ड ऑन द हेज ऑन द हिल साउथवर्ड, और जो साउथ की तरफ जो हिल्स है, उन पर एक अलग सी हेज, एक धुंध सी दिखाई देगी। हेज एक फॉग टाइप दिखाई देगा, है ना, थोड़ा सा मिस्ट सी दिखाई देगी, धुंधलापन सा दिखाई देगा, मुझे भी दिखाई, शाम का वक्त है तो पूरा पूरा ऐसे क्लियर दृश्य दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा धुंधला सा, है ना, थोड़ा सा ऐसे मिस्ट सी, हेज सी दिखाई दे रही है। या आप ये भी कह सकते हो कि आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या होने वाला है, कौन आने वाले हैं, आगे आने वाली चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होगा। कुछ वैसा आप इसका मेटाफोरिकल मीनिंग भी निकाल सकते हैं। एनीवे, सिंपल मीनिंग तो ये है कि लुक्ड ऑन द हेज द हिल साउथवर्ड, साउथ की तरफ जो हेज है, धुंध सी पहाड़ों पर आपको दिखाई देती है, ये मुझे भी दिखाई देती है, आपको भी दिखाई देगी। लुक्ड मैंने देखा है। लुक्ड ऑन द वेपर एज इट फ्लू इन द फ्लीसेस टिंज विद वायलेट, और जो फ्लीस होता है शिप की जो ऊन होती है, शीप की जो ऊन होती है ना, शीप्स जो अपना जो फ्लीस होता है, बिल्कुल ऐसे बहुत बारीक बारीक सी, सॉफ्ट सी बादलों की तरह, है ना, वो हल्की हल्की जिस तरह की जो देख रहे हो ना, अब ये इस तरह की बादलों के ऊपर ऐसे एक फ्लीस टिंज विद वायलेट, वायलेट कलर जो होगा, बिल्कुल वैसा कुछ बादल से ऐसे, बिल्कुल ऊन जितनी होती है ना, उतना जो वूल होती है ना, शीप की जो वूल होती है, बिल्कुल सॉफ्ट वाइट, ऐसे आपको बादल पहाड़ों पर दिखाई देंगे। वेपर बिल्कुल ऐसे पानी की जो ये वेपर्स होती हैं, जो पानी से जो निकलती हैं, जो वाष्प के कण होते हैं, वो ऊपर जाके एक सफ़ेद बादल का सा, सॉफ्ट सा, ऊन जैसा, प्यारा सा, डेलिकेट सा एक बादल का रूप धारण कर लेते हैं। हेज सा बन जाता है पूरा वातावरण, आपको उन बादलों के पार दिखाई नहीं देता। ऐसा मुझे भी दिखाई दिया था, ऐसे आपको भी दिखाई देगा। मतलब वो बादल वाला दृश्य है, वो शीप की वूल जैसा सॉफ्ट सा, वाइट सा, थोड़ा थोड़ा वायलेट टिंज्ड, यानी कि थोड़ा सा वायलेट का कलर, हल्का हल्का जो आसमान वाला जो वायलेट कलर है, वो उनमें मिला हुआ बादलों में, वो मुझे दिखाई दिया, ऐसा वो आपको भी दिखाई
देगा। कुछ इस तरह के बादल जो बिल्कुल ऊन जैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें वायलेट कलर का टिंज्ड, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा वायलेट कलर मिला दिया हो उसके अंदर, उस तरह का दिखाई दिया था मुझे भी, वो आपको भी दिखाई देगा। लुक टवर्ड द लोअर बे टू नोटिस द वेसल्स अराइविंग, और नीचे आप खाड़ी में इस नदी में देखो तो आपको कुछ वेसल्स दिखाई देंगे। वेसल्स यानी क्या होता है, शिप दिखाई देंगे। वेसल्स शिप, यूलिसीज में भी यूज किया था हम लोगों ने, वेसल्स शिप्स के लिए यूज करते हैं। ऐसे शिप छोटे बड़े हर तरह के आपको दिखाई देंगे। अब देखना ये अलग अलग वेसल्स की बात करेगा, अलग अलग टाइप के वेसल्स क्या क्या दिखाई देते हैं उनकी और बात करेगा। खूब सारी लिस्ट बनाएगा, पूरा कैटलॉग बनाएगा, कैटलॉगिंग बहुत करता है। देखो सो देयर अप्रोच, उनको उन जहाज़ों को आप अपनी तरफ आते हुए देखोगे। सो अब्रोड, आगे जाते हुए देखोगे। दैट वर नियर मी, कुछ आ रहे हैं बाहर से मेरी तरफ, उनको आप अपनी तरफ आते हुए देखोगे, जो बाहर से आ रहे हैं या जा रहे हैं। इस तरह से कई तरह के आप शिप्स को, वेसल्स को, इनको देखोगे। सो द वाइट सेल्स ऑफ स्कूनर्स, वाइट सेल मतलब जहाज चलता है ना, तो देखना उसके पीछे ये देख पा रहे हो, अगर आप दिख रहा है यहाँ पे, जब आगे शिप जाता है वेसल तो उसके पीछे एक वी शेप का सा, उसके जो पहिए होते हैं उसके नीचे वो पानी को घुमाते हैं तो एक झाग से बनते हैं वाइट कलर के, है ना। तो ये कह रहा है वाइट सेल्स, ये सेल्स के पहले वाइट एक एपिथेट का यूज किया है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे एपिथेट्स यूज किए इसने ना। ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं, सिंपल एपिथेट एडजेक्टिव यूज कर रहा है। वो वाइट सेल्स, वो सफेद सा पानी जहाजों के पीछे दिखाई देता है। स्कूनर्स, स्कूनर्स होते हैं बड़े जहाज, ये स्कूनर है, दिस इज स्कूनर, जिसमें दो या दो से ज्यादा मास्ट होते हैं, है ना, ये मास्ट होते हैं इसके अंदर। टू और मोर मास्ट्स, ऐसे ये ऐसे पोल्स होंगे, उन पोल्स पे ऐसे कैनवास लगे होते हैं, 2 3 4 बड़े बड़े जहाज, है ना। ऐसे बड़े जहाज आपने देखे होंगे। स्लूप्स, छोटे जहाज देखे होंगे, बड़े जहाज और ये छोटे जहाज, इस तरह के जहाज आपने देखे हो। ये बड़े जहाज होते हैं जो 2 और मोर देन 2 ऐसे मास्ट्स लगे होते हैं, ये बड़े जहाज है, बिग। स्लूप थोड़े छोटे, है ना, थोड़े से शॉर्ट साइज के, छोटे साइज के, लिटिल साइज के, ये आपने देखे होंगे। सो द शिप्स एट एंकर, कुछ शिप्स ऐसे देखे होंगे जो जहाज के किनारे, वो पोर्ट के किनारे पर एंकर लगा हुआ है, वो खड़े हैं, वो जा नहीं रहे कहीं पे भी, एंकर लंगर में बंधे हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे। खड़े जहाज भी देखे होंगे, छोटे जहाज, बड़े जहाज, खड़े जहाज, किनारे पर खड़े जहाज, सब तरह के दृश्य आपको जब आप फेरी से जाते हो तो सब सीन दिखाई देते हैं। मुझे याद आ रहा है जब एलिफेंट हो जाते हैं तो बड़े बड़े जहाज भी दिखाई देते हैं आपको, ऐसे देखना पड़ता है कितना बड़ा जहाज, खूब बड़े बड़े जहाज वो भी दिखते हैं, छोटे मोटे जहाज भी दिखते हैं, है ना, रेसिंग बोट्स भी कई कई तरह की चीज दिखाई देती हैं, सबको दिखते हैं, वो सबको जो जाते हैं सबको ही दिखते हैं। द सेलर्स एट वर्क इन द रिगिंग और आउट अस्ट्राइड द स्पार्स, और जो सेलर्स हैं जो इन जहाज को चलाते हैं, जो नाविक हैं जो इनको यात्रा करवाते हैं आपको, वो ना आपको कई बार ये जो मास्ट है ना, इन मास्ट के ऊपर क्या होता है, इस तरह से ये ओरिजेंटल ऐसे वो लगे रहते हैं, ऐसा ना पोल्स लगे होते हैं, इनके ऊपर ये देखते हो रस्सियां सी बंधी होती है, इनको पोल को इनको बांधने के लिए ऐसे रस्सियां सी होती हैं, है ना, रॉप्स, इनको खींच करके उस जो कैनवास लगा होता है कपड़ा, उसको इधर मोड़ना, नीचे करना, ऊपर करना, फैलाना, उन सारा काम उन रस्सों से होता है। पतंग उड़ाते हैं ना रस्सी से, ऐसे सारा कंट्रोल उन रस्सों से होता है। तो ये सेलर्स करते हैं रिगिंग करके, रिगिंग उनको खींच के, बड़ा करके, छोटा करके, सारे काम हो रहे हैं। एस्ट्राइड, और इनके ऊपर ना बैठ जाते हैं। एस्ट्राइड क्या होता है, एक पैर इधर कर लिया, एक पैर इधर कर लिया, बैठ गए, दोनों तरफ पैर, पिलर बीच में है एक, है ना, इसके ऊपर से बैठ गए, एक पैर इधर एक पैर इधर, और रस्सों को पकड़ के खींच रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं, उतार रहे हैं। एस्ट्राइड होता है जैसे बाइक पे बैठते हो ना, एक पैर इधर एक पैर इधर, तो कुछ पेड़ पे बैठे आप लोग डंडा पकड़ के, है ना, एक पैर उस एक बाहू पे बैठ गए, एक पैर आपका इधर है, ब्रांच के एक पैर आपका इधर है, तो वो एस्ट्राइड होता है ना, दोनों तरफ साइड पैर रख करके बैठा। और स्पार्स होता है ये मास्ट, ये जो कोलम होता है इसी का दूसरा नाम मास्ट भी है, पोल भी कह सकते हैं और स्पार भी कह सकते हैं। उस स्पार पे ऐसे दो बैठ जाते हैं, स्पार्स लगी होती है ना जो, उनके ऊपर ऐसे बैठ गए। तो ये दृश्य भी आपको दिखाई देंगे। द राउंड मास्ट, गोल गोल मास्ट,
स्विंगिंग मोशन ऑफ द हल्स। हल्स क्या होता है दोस्तों, अगेन ये बहुत है ना स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, खूब लिस्ट दे रहा है। हल्स होते हैं जो ये आप देखना इधर, ये जो शिप है बड़ा, या ये देख लो, इसमें ये जो आप मास्ट को छोड़ दो, इन कैनवास को छोड़ दो, है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना इसका, ये वाला जो पानी में रहता है, मजबूत लोहे का या लकड़ी का जिसका बना होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मेन बॉडी फ्रेम जिसपे पूरा जहाज बनता है, शैशी, अपने व्हीकल्स में शैशी बोलते हैं, यहाँ पे उसको हल बोलते हैं। तो जो ये हल है ना, ये थोड़ा मूवमेंट करता है पानी के साथ, इस तरह से आगे चलता है थोड़ा सा। उस हल का जो मोशन है, स्विंगिंग मोशन, ऐसे झूलने वाला, कभी इधर लहरों के साथ कभी इधर, उस मूवमेंट को देखा होगा, राउंड मास्ट को देखा होगा। स्लेंडर, सरपेंटाइन, पेनेंट्स, और देखो इनके ऊपर ये पेनेंट्स होते हैं, इसको पेनेंट्स कहते हैं। ये जो फ्लैग होता है ना, इस फ्लैग को, इस वाले फ्लैग को जो ऐसे करके और इस तरह से थोड़ा सा आप ये मान लीजिए स्लॉप वाला फ्लैग होता है, ऐसे ढलान वाला, ये वाला, ये लगाया जाता है इनके ऊपर। फ्लैग्स होते हैं ना, कंपनी का होता है, किसी देश का हो सकता है, शहर का एक प्रतीक हो सकता है, वो इन पे लगा होता है। ये जो फ्लैग है ना, ये पानी उसमें हवा में ऐसे सांप की तरह से लहराता है, ऐसे ना हवा के साथ फड़फड़ाता है ऐसे। सरपेंटाइन, देखो ये कितने अच्छे एपिथेट्स यूज किए इसने। स्लेंडर, बिल्कुल पतला सा, छोटा सा, ऐसे पतला सा, है ना, ऐसे स्लेंडर शेप का। सरपेंटाइन, सांप की तरह बिल्कुल ऐसे झूमता हुआ, ऐसे 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 वाली जो वो करता है, फड़फड़ाता है फ्लैग, वो पेनेंट्स, यानी वो फ्लैग होता है, नैरो, सकड़ा सा ना, ऐसे पतला सा फ्लैग, इसको पेनेंट्स कहते हैं। ये पेनेंट्स है, ये वाला पेनेंट्स है ना, पेनेंट्स। सरपेंटाइन ऐसे सांप की तरह थोड़ा लहराता है हवा के साथ पे, वो सीन देखे होंगे। द लार्ज एंड स्मॉल स्टीमर्स इन मोशन, बड़े छोटे जहाज देखे होंगे। द पायलट्स इन देयर पायलट हाउसेस, और ये जो ये ना पायलट हाउसेस होते हैं यहाँ ऊपर, जहाँ पर इसको शिप को चलाने वाले पायलट्स बैठते हैं, जैसे एरोप्लेन में भी होते हैं और शिप पे भी होते हैं पायलट्स, वहाँ भी क्रू मेंबर्स होते हैं, यहाँ भी क्रू मेंबर्स होते हैं, सेलर दोनों ही होते हैं, है ना। तो ये जो पायलट्स यहाँ, इनको बैठे हुए देखा होगा, इनको गाड़ी चलाते हुए, इनको शिप चलाते हुए देखा होगा। ये सारे दृश्य अलग अलग, एक पूरी लिस्ट बनाई है, ये हम सब देखते हैं, हम सब इंजॉय करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बता रहा है, पूरी एक लिस्टिंग करता है ना ये, तो ये बता रहा है। फिर उसके बाद आगे देखिए आप लोग क्या कह रहा है, और उस बात को आगे बढ़ा रहा है, अभी खत्म नहीं कर रहा है, और भी कई दृश्य आपको बताएगा। ओके दोस्तों, देखिए आगे। द वाइट वेक लेफ्ट बाय द पैसेज, जब ये शिप आगे बढ़ते हैं, है ना, तो इनके पीछे वाइट वाइट सा एक वी शेप का एक रास्ता बनता है। जहाजों को जब जाते हुए देखते हो तो पीछे पानी छोड़ते हुए जाते हैं, वो वाइट वेक, वेक यानी वो वी शेप का जो एक पैसेज बनता है, रास्ता, उसको बोला गया द क्विक ट्रिमुलस व्हर्ल ऑफ द व्हील्स। और इस जो ये जो शिप होते हैं, इनके हल, इनके नीचे मेन बॉडी के नीचे पहिए होते हैं, व्हील्स, जो पानी को काटते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वो जो पानी को काटते कब पहिया घूमता है, व्हर्ल ऑफ द व्हील्स, व्हर्ल यानी व्हर्लपूल, जैसा चक्कर ऐसे घूमता है, वो पहिया ऐसे घूमेगा, पानी को पीछे छोड़ेगा और जहाज आगे जाएगा। और व्हर्ल और व्हील्स में देखना आप, एलिटेशन भी दिख रहा होगा आपको, व का साउंड, एलिट्रेशन। और ये एक विजुअल इमेजरी तो लगातार बनी रही है। पानी के अंदर जो व्हील्स व्हर्ल करते हैं, घूमते हैं गोल गोल, तो उससे पानी पीछे जाता है और उससे एक वी शेप सा एक वाइट वेक का दृश्य बनता है। वो दृश्य भी तुमने देखा था, मैंने भी देखा है। द फ्लैग्स ऑफ ऑल नेशंस, फिर अलग अलग जहाज पे अलग अलग ऐसे झंडे लगे होते हैं। फॉलिंग ऑफ डैम एट सनसेट, चूँकि सूरज छिप रहा है, तो एक रूल होता है, एक नियम होता है, एक ट्रेडिशन है कि सूरज छिपता है जब झंडों को नीचे उतार लिया जाता है। जब सूरज अस्त उग जाता है, सनराइज हो जाता है, तो उन झंडों को वापस फहरा दिया जाता है। ये फर्लिंग अनफर्लिंग होती रहती है। तो ऐसे तुमने भी देखे होंगे झंडे उतरते हुए, मैंने भी देखे हैं। द स्कल्प्ड एज्ड वेव्स, स्कल्प होता है, ये कुछ ना समुद्री जानवर होते हैं, जो शीप होती है,
है ना, कुछ इस तरह से होता है। आप ये मान लीजिए, है ना, इस तरह से इसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको ऐसे खाए भी जाते हैं। तो ये स्कल्प जो होता है ना, इस तरह से स्कल्प्स होते हैं, ऐसे मान लीजिए। तो ये स्कल्प वाला शेप बन रहा है, स्कल्प एज वेव्स, इस तरह से वेव्स है ये। आपने इन वेव्स को ऐसे ऊपर नीचे उठते हुए देखा होगा, है ना, इस तरह से। तो जैसे ये तो स्कल्प एज, जैसे कई जोड़ दो तो वेव्स बन गई। इन द ट्वाइलाइट, जब शाम को सूरज छिप गया है, अब देखो धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, तो फिर ट्वाइलाइट रहती है। सनसेट से पहले का टाइम डस्क, सनसेट के बाद का टाइम ट्वाइलाइट। तो जो ये ट्वाइलाइट वाला दृश्य है, द लेडल्ड कप्स, इसमें ना ये लेडल्ड कप्स होता है। लेडल्ड कप्स क्या होता है, जैसे सूप ऊप के बर्तन में सूप निकालने के लिए जो एक लेडल, एक चमचा, एक करछा होता है, स्पून होता है, तो कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए आप ऐसे ना, इसमें ऐसे सूप भर के रखते हैं, तो ये कुछ वैसा ही, ये वो ही शेप हो गया, ये वो ही शेप हो गया। रस देखे तो आप लैडल्ड कप्स जैसा शेप बनता है। द फ्रॉलिसम क्रेस्ट एंड ग्लिसनिंग, ये जो लहरें होती है ना, इनमें से लैडल से चम्मच जैसे ऐसे अंदर ऐसे ऐसे, ऐसे ये है ना, ये लैडल टाइप हो गया। इसको आप स्कूल एज्ड वेव्स भी कह सकते हैं। वेव्स के लिए अलग अलग एपिथेट यूज कर रहे हैं, और कप्स के लिए लैडल यूज कर लिया, है ना, इस तरह से। फ्रॉलिसम क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है जब ये पानी का ये जो ऊपरी छोर है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, चोटी। पानी जब ऊपर चढ़ता है तो उसको क्रेस्ट कहते हैं। जैसे पक्षी के भी ऊपर, जैसे मोर के ऊपर आपने देखा होगा एक मुकुट सा होता है, उसको भी क्रेस्ट कहते हैं। ऐसे जो चोटी होती है जेनिथ और पीक, उसको भी क्रेस्ट कहते हैं। तो ऐसे ये लहरों की क्रेस्ट हो गई। इन क्रेस्ट को आपने ग्लिसनिंग, चमकते हुए देखा होगा। ग्लिसनिंग यानी वही, अब देखो अलग अलग वर्ड आ गए, शाइनिंग, ग्लिसनिंग, ग्लिमरिंग, है ना, तो आपने उनको शाइनिंग होते हुए देखा होगा, देखोगे, मैंने भी देखा है, तुम भी देखोगे। फिर आगे बढ़ रहा है, द स्ट्रेच अफार ग्रोइंग डिमर एंड डिमर, दूर आपको फिर अंधेरा होता हुआ दिखाई देता है। डिमर एंड डिमर, देखो ये थोड़ा ग्रामर का यूज किया, दो कंपेरेटिव डिग्री एंड के साथ यूज किए। जब कोई चीज ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसके लिए दो कंपेरेटिव डिग्री को एंड के साथ यूज करते हैं। तो रिपीटिशन भी है, दो बार कंपेरेटिव डिग्री का रिपीटिशन किया गया, इसका मतलब ग्रेजुअली, धीरे 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 फिर अंधेरा होता चला जाता है। तो तुमने वो धीरे धीरे अंधेरा होता हुआ देखा होगा, देखोगे, मैंने भी देखा है। हम सब के एक जैसे दृश्य हैं। द ग्रे वॉल्स ऑफ द ग्रेनाइट स्टोर हाउस बाय द डॉक्स, फिर जब आप यहाँ से डॉक्स, डॉक्स होते हैं बंदरगाह, हार्बर, उन हार्बर पर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, ग्रेनाइट से बनी हुई, ग्रे कलर की, जो स्टोर हाउस है। ये जहाज यहाँ पर आके सामान वामान रखते हैं, तो ये बड़े बड़े स्टोर हाउस बने हुए हैं, वेयर हाउस बने हुए हैं, ये तुमने देखे होंगे, ग्रेनाइट स्टोर हाउस बाय द डॉक्स। इसके अलावा ऑन द रिवर द शैडोई ग्रुप, रिवर के किनारे तुमने अंधेरे वाले कुछ ग्रुप देखे होंगे, है ना। द बिग स्टीम टक क्लोजली फ्लैंक्ड ऑन द कैश साइड बाय द बार्जेस, फिर और भी छोटे मोटे जहाज, बार्जेस देखे होंगे, जो कुछ बिग स्टीम टग्ड, ऐसे बार्जेस, बार्जेस होते हैं जो फ्लैट बड़े बड़े जहाज होते हैं, ये इस तरह के, ये बार्जेस है, ये बार्जेस है, ये बार्जेस है। ये फ्लैट जहाज होते हैं, इनके मतलब नीचे का जो पैंदा होता है वो ऐसे सिलेंडर नहीं होता, इस तरह से नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट होगा। ये ना जो सी पोर्ट्स होते हैं, हार्बर होते हैं, डॉक्स होते हैं, इनके ऊपर इधर से उधर सामान को, फ्रेट माल को, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, ढोने के लिए काम आते हैं, ताकि एक सारा सामान ढंग से रखा जा सके। इसमें रूम वूम्स में रहता है, केवल एक फ्लैट बना दिया जाता है सिंपल सा, उसके ऊपर खूब सारा सामान वामान रख के आप इधर उधर ले जा सकते हो। ये कई बार खुद चल लेते हैं, और ये कई बार पानी में दूसरे जहाज के सहारे चलते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि ऐसे ऐसे जो ये होते हैं जिनको हम बार्जेस कहते हैं, इनके ईस्ट साइड में, इनके हर तरफ इधर उधर ना कुछ ऐसे बड़े बड़े जहाज होते हैं जो इनको लेके जाते हैं, टग टग किया जाता है इनको ना, एक इनको साथ में बांधा जाता है, फिर ये इधर से उधर उसको लेकर जाते हैं, है ना। फिर देखिए, द हे बोट द बिलेटेड लाइटर, हे बोट यानी कुछ चारे की बोट होती है, हे बोट। द बिलेटेड लाइटर, और कुछ कई बार थोड़ी सी लाइट, हल्की हल्की कुछ नावें होती है, थोड़ी देर से चलती हैं, तो चारे की नाव, बार्जेस, और स्टीम टग क्लोजली फ्लैंक्ड, है ना ये, और
बड़े बड़े जहाज इस है ना, और वो अपने बात की थी स्कूप और सलूप, अलग अलग तरह के जो जहाज अपने बात करी, वो सब जैसे ना ये यहाँ पर आया था स्टीमर, और क्या आए थे देखो, हल्स और वेसल्स। फिर यहाँ पर भी कुछ आए थे स्टीमर्स और स्कूनर और स्लूप्स, कई तरह के जहाज आप देखते होंगे, है ना। ये हम भी देखे हैं, तुम भी देखोगे, हमारे एंसेस्टर्स ने भी देखे थे। ऑन द नेबरिंग शोर द फायर्स फ्रॉम द फाउंड्री चिमनीज। और जब आप किनारे पे जाओगे तो शहर है, मैनहट्टन है, ब्रुकलिन है, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर आपको फैक्ट्रीज दिखाई देंगी, आपको यहाँ पर फाउंड्री चिमनीज दिखाई देंगी। फाउंड्री होता है एक टाइप की वर्कशॉप या फैक्ट्री कह सकते हैं। फाउंड्री एक काइंड ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री फॉर मेटल कास्टिंग, मेटल को गलाने की, शेप देने के लिए, लोहे को इनको गलाने की एक फैक्ट्री होती है, वर्कशॉप होती है ना। ये नदी किनारे होता है, गंदगी गंदगी पानी में निकल जाए, ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ किनारे के पास, ऑन द नेबरिंग शोर, बिल्कुल पड़ोस के किनारे पर आपने देखी होंगी, जिनसे फायर, आग निकलती है, धुआं निकलती है, बर्निंग हाई एंड ग्लेयरिंग इनटू द नाइट, जो बहुत ऊपर चमकती हैं, है ना, ग्लेयरिंगली इनटू द नाइट। देखो ये थोड़ा सा ऐसे विरोधाभासी वर्ड भी है, रात है लेकिन चमक रहा है, क्योंकि जब ये रोशनी निकलती है, जब वो जलाया जाता है ना धातुओं को, तो उससे स्पार्क्स निकलती है, तो उससे रोशनी निकलती है, आग निकलती है उनसे। तो वो आग तुमने देखी होगी, बिल्कुल इस तरह से आग निकल रही देख रहे होंगे आप यहाँ पे, धुआं, आग नज़दीक में, जैसे विटमिन देख रहा है, बाकी तुम लोगों ने भी देखी होंगी या देखोगे आगे। कास्टिंग देयर फ्लिकर ऑफ ब्लैक कॉन्ट्रास्टेड विद वाइल्ड रेड एंड येलो लाइट ओवर द टॉप्स ऑफ हाउसेस। ये जो हाउसेस बने हुए हैं, इनके टॉप से आपको रेड और येलो कलर की रोशनी निकलती हुई दिखाई देगी, रेड एंड येलो कलर की रोशनी आपको दिखाई देगी। कास्टिंग देयर फ्लिकर एंड ब्लैक, एक तरफ रात का अंधेरा है ना, बिल्कुल जक्स्टापोज है, दो विपरीत चीज़ों को साथ जोड़ा गया है, एक तरफ रात है पीछे की तरफ, और एक तरफ ये रोशनी और लाइट येलो कलर की, रेड कलर की, वो आपको दिखाई देगी। तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को साथ में रखा गया है। कास्टिंग देयर फ्लिकर ऑफ ब्लैक कॉन्ट्रास्टेड विद वाइल्ड रेड एंड येलो लाइट ओवर द टॉप्स ऑफ हाउसेज। इनकी जो घर के ऊपर जो टॉप्स में चिमनियाँ होती है ना, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, जो दिखाई देगी। एंड डाउन इनटू द क्लैफ्ट्स ऑफ द स्ट्रीट्स, और फिर ये धुआं और ये रोशनी आपको इस गलियों में भी बिखरती हुई दिखाई देगी। या फिर जब आप कभी जहाज से उतर के गलियों में जाओगे, गलियों के मुहानों पे जाओगे, क्लैफ्ट्स पे जाओगे, जहाँ गलियाँ बटती हैं, इधर उधर जाती हैं, उनमें आप जो दृश्य देखते हो, उन गलियों में वो दृश्य मैंने भी देखे, तुम भी देखोगे, ठीक है ना। ये सब एक जैसे ही, हम सब के एक्सपीरियंस एक जैसे ही हैं। कुल मिला के बात ही कहना चाह रहा है, जो मैंने देखा वो तुम भी देखोगे, है ना। आगे देखिए सेक्शन 4, आज के लिए लास्ट सेक्शन है दोस्तों अपना, थोड़ा सा आप और वेट कर लीजिए। दीज एंड ऑल एल्स वर टू मी, ये सब मेरे लिए दृश्य थे, द सेम एज दे आर टू यू, जैसे दृश्य मैंने देखे सारे, शिप के, रिवर के, माउंटेन के, सनडाउन के, ये सब दृश्य मेरे लिए जैसे हैं, ये सब तुम्हारे लिए भी वैसे ही होंगे। तो अब ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं शेयर्ड एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, वापस से वही चीज है। ये सब जो एक्सपीरियंस है, ये सब यूनिवर्सल है, हम सब ऐसा ही देखते हैं, जो मैंने देखे हो तुम भी देखोगे। आई लव्ड वेल दो सिटीज। अब देखो ये न्यूयॉर्क को, ये बहुत अलग तरह का व्यक्ति है, जो चीज़ें उन सबको पसंद करता है। ये न्यूयॉर्क शहर को पसंद कर रहा है, मैनहट्टन को पसंद कर रहा है, उन सिटी की बुराई नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये नेचर को भी अप्रिशिएट कर रहा है, और ये उन फैक्ट्रीज को और उन सबको भी ये अप्रिशिएट कर रहा है। वो सब दृश्य इसके लिए बराबर है, इसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी है, जॉन कीट्स की तरह भी कह सकते हैं। आई लव्ड वेल दो सिटीज़, मैंने उन शहरों को प्यार किया है, खूब अच्छे लगे हैं मुझे, ये मेरे शहर है, मैं यहाँ का हूँ। जैसे कहता मेरा जयपुर, मेरा आमेर, मेरा राजस्थान, मेरा भारत, ये मेरा ब्रुकलिन है, ये मेरा न्यूयॉर्क है। मैं अपने शहरों को पसंद करता हूँ। न्यूयॉर्क में 5 सिटीज़ है, ब्रुकलिन है, मैनहट्टन है, न्यूयॉर्क है, इस तरह से। लव्ड वेल द स्टेटली एंड रैपिड रिवर, मैंने इनकी भव्यता को, स्टेटली यानी इनकी मैजेस्टी को, इनकी खूबसूरती को, इस तेज गति से बहती नदी को
मैंने पसंद किया है। अब ये भी कह सकते हैं इस जीवन को मैंने पसंद किया है। ये तेज गति से भागता जीवन, सुबह से कब शाम हो जाती है, कब बचपन से जवानी आ गई, कब जवानी से मौत आ जाएगी, बहुत जल्दी से जीवन भाग रहा है, नदी की तरह, नदी के पानी की तरह। मुझे लेकिन अच्छा लगता है, यही जीवन है, यही पॉजिटिविटी है उसकी, ऑप्टिमिज्म है उसके अंदर, मुझे सब अच्छा लगता है। द मैन एंड वीमेन आई सो वर ऑल नियर टू मी। ये जितने भी लोग मैंने देखे हैं, औरत हो आदमी हो, सब मेरे लिए बराबर हैं। डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, सब बराबर, इक्वलिटी, इंपॉर्टेंस, सबको इंपॉर्टेंस दे रहा है। वर ऑल नियर टू मी, अदर्स द सेम, जो दूसरे चले गए वो भी मेरे लिए सेम थे। अदर्स विल लुक बैक, है ना, अदर्स द सेम, जो सामने हैं फेरी में वो मेरे लिए वही हैं। अदर्स विल लुक बैक, है ना, जो मुझे पीछे मुड़ के देखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां, लुक बैक कि कौन हमारे पूर्वज थे। लुक बैक, जो हमें देखेंगे पीछे आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, वो सब भी मेरे लिए प्यारे हैं। ऑन मी बिकॉज आई लुक्ड फॉरवर्ड टू देम, क्योंकि मैंने भी उनको देखा है। मैं भी सोच रहा हूँ मेरे आने वाली पीढ़ियां कैसे होंगी, जैसे उनको मैं देख रहा हूँ वो भी मुझे देखेंगे। हम सब एक जैसे ही हैं, हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं। मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, वो पीछे मुड़कर एक हमें देखेंगे। तो ये कह रहा है कोई जनरेशन में गैप नहीं होता, ये होता है, मतलब सबके तरीके बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, बाहरी रूप बदल सकता है, बट हम ओवरऑल सब एक जैसे ही हैं। द टाइम विल कम, समय आएगा, दो आई स्टॉप हियर टुडे, मैं आज यहाँ रुक रहा हूँ, आज रात को मैं यहाँ रुक रहा हूँ। एक समय आएगा जब तुम पैदा होंगे, मैं तो रुक रहा हूँ, और कभी तुम आओगे, कभी तुम इस सफ़र करोगे, इस यात्रा में तुम भी रुकोगे। मतलब ये सफ़र चलता रहेगा, ये ज़िंदगी का सफ़र है। मैं आया, मैं रुका, मेरी रात आ गई, मैं जीवन खत्म हो गया, मेरी लीला खत्म हो गई, मेरा सफ़र खत्म हो गया, मेरे जीवन का सफ़र खत्म हो गया। लाइफ से मैं डेथ की तरफ आ गया, मैं मैनहट्टन से ब्रुकलिन की तरफ आ गया, मेरा जीवन खत्म, मेरी मंजिल आ गई है, मेरा रास्ता खत्म, मेरी यात्रा खत्म। ऐसे कभी तुम भी आओगे, तुम्हारी भी यात्राएं खत्म होंगी, तुम भी देखोगे, तुम भी चले जाओगे, तुम भी जीवन जियोगे, प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, काम करोगे, इन दृश्यों को देखोगे, एंजॉय करोगे, जैसे मैंने किया, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया, ऐसे आगे आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। हम सब एक है, टाइम, डिस्टेंस, प्लेस, सब एक है, कोई फर्क। इट अवेल्स नॉट, it avails not time, it avails not place, it avails not distance. We all are same, we all are same, we are chips of the same block. There is no difference between us. We are made of the same soul, oversoul, nature, God. सब हमारा वही चला रहा है, वही स्कीम चला रहा है। There is no difference at all. हम सबका जीवन जीने का तरीका, पसंद, प्यार, सब एक जैसा ही तो है। थोड़े वो डिफरेंसेस हैं, बट वो सब नेगोशिएबल है। तो ये बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आई होप बात समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको क्लास सब पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को भी, अगर अब तक आपने नहीं किया है। अपने दोस्तों को बताएं, क्लास अपने ग्रुप्स में भेजें। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप प्लीज़ केटी सर इंग्लिश हमारा ऐप है, इस तरह का आपको एक वहाँ पे लोगो दिखाई देगा, गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे वहाँ कोर्सेज हैं, कुछ बना रखे हैं हमने, ग्रेड फर्स्ट लिटरेचर, ग्रेड फर्स्ट सेकंड का, केवल लिटरेचर का ही बना दिया है। पूरा कंप्लीट कोर्स भी है, केवल ग्रामर का कोर्स भी अलग से है, कॉम्बो कोर्सेज भी हैं। आप जो कोर्स लेना चाहें वहाँ ले सकते हैं। उसमें इस तरह से आपको और भी क्लास मिल जाएंगे, जैसे इस वाले क्लास का पार्ट 2 आपको वहाँ मिलेगा, पार्ट 3 जिसके लिए हम लोग इसके पूरे नोट्स बनाएंगे, जिसका मैंने आपको पहले बताया था पिछली पोएम में, सेलिंग टू बीजेएनटीएम में, वैसे आपको वहाँ नोट्स मिलेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे, जिनको आप अपने डिवाइस पे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। आप वीडियोस को कई बार देख सकते हैं, क्लासेस कई बार देख सकते हैं। उस पर हमने कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं लगा रखी कितनी टाइम आप देखोगे, बट देख सकते हो केवल एक ही डिवाइस में, एक ही नंबर से, ठीक है ना। वो चीज़ ज़रूर इसमें रेस्ट्रिक्शन है। आप खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमसे जुड़िए, यूट्यूब पे भी इसी नाम से केटी सर इंग्लिश के नाम से, टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे जुड़िए, और बाकी के जो सोशल मीडियाज़ हैं उन पे भी हम आपको मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्स लेते हैं, सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप केटी सर इंग्लिश
ऐप से जुड़िए और वहाँ से हमारा कोर्स लीजिए। इससे हमें भी एक आपका सपोर्ट मिलता है और हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, इस तरह से क्वालिटी को हम लाने की और अच्छी कोशिश भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Ciao.